जींद शहर से मैं बिलोंग करता था। आजकल मैं एनसीआर गुड़गांव दिल्ली में रहता हूँ। 24 साल पहले मेरी लाइफ में आरसीएम आया। 24 साल पहले, जैसा भी सर बता रहे थे दरोगा सर, हमने एक पेंट के साथ आरसीएम की शुरुआत की थी। जब आरसीएम मुझे मिला उस समय मैं हरियाणा एजुकेशन डिपार्टमेंट में मैथ लेक्चरर की जॉब पे काम कर रहा था, गणित प्राध्यापक। दैट वाज क्लास 2 एंड गजेटेड पोस्ट इन हरियाणा गवर्नमेंट। उसके साथ साथ मैं मेरे शहर का डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर का मैथमेटिक्स का सबसे बड़ा कोचिंग इंस्टीट्यूट चला रहा था, जहां पर मैं 6 बैच कोचिंग के चलाता था। नाम, सम्मान, पैसा, पहचान जो एक व्यक्ति को चाहिए उस समय वो सब चीज मेरे पास थी। इनकम बढ़िया थी, शहर में कोठी थी, शहर के हाई प्रोफाइल बच्चे मेरे पास आते थे। जब कोचिंग के बैच कंप्लीट हो जाते थे उसके बाद बच्चों की एंट्री बंद हो जाती थी। अच्छे फैमिली के बच्चे मेरे पास आते थे। एक व्यक्ति को जो चाहिए मुझे लग रहा था कि भगवान ने वो सब कुछ दे दिया है। हेलो, आप लोगों को लगता है ना, जब ठीक ठाक स्थिति पर आ जाते हैं तो हमें लगता है कि सब कुछ मिल गया है। लेकिन कुछ चीजें अपनी मर्जी से होती हैं और कुछ चीजें उस ऊपर वाले की मर्जी से भी होती हैं। आरसीएम शुरू हुआ, चलते चलते हमारे हरियाणा में आया, हमारे शहर में आया और मेरे घर वाले बगल वाले घर में आ गया। मेरे घर के बगल वाले घर में आ गया और उस घर में रहते थे मेरे अपलाइन, मेरे स्पॉन्सर डॉक्टर सुरेंद्र वत्सल। वत्सल ने आरसीएम को ज्वाइन कर लिया और ज्वाइन करवाने के बाद व्यक्ति शुरुआत अपनों से ही करता है ना, क्योंकि बाहर वाला तो कोई सुनने वाला नहीं है उसकी बात को। जिन पर उसका प्रभाव होता है, जो उसकी बात को मान सकते हैं, जो उसके पड़ोसी होते हैं, जो उसके रिश्तेदार होते हैं, जो जानकार होते हैं। इस बिजनेस की ये खूबी है सर, ये शुरू अपनों से ही होता है। बट इस बिजनेस की एक कमजोरी भी है, ये बड़ा बार वालों से होता है। हेलो, बड़ा अपनों से नहीं होता। अपने वाले तो इसलिए ज्वाइन कर लेते हैं कभी नाराज ना हो जाए। काम करने के लिए नहीं आएंगे वो, बट आपकी शुरुआत जरूर करा देंगे वो, है ना। आपकी शुरुआत करा देंगे बट वो आपको बड़ा नहीं बनाएंगे, क्योंकि थोड़ा समय के बाद उनके दिमाग में पता नहीं क्या क्या सवाल शुरू हो जाते हैं। तो वत्सल ने मुझे ज्वाइन करा दिया और मैं इसलिए ज्वाइन हो गया कि वत्सल मेरे पड़ोसी थे, कभी ये बुरा ना मान जाए। राइट, बिजनेस को करने के लिए मैंने ज्वाइन नहीं किया, पैसा कमाने के लिए मैंने ज्वाइन नहीं किया, क्योंकि पैसा तो ऑलरेडी कमा रहा था। 14 घंटे के रोज वर्किंग का टाइम भी मेरे पास नहीं था और इस प्रकार की इंडस्ट्री का मुझे कोई ज्ञान भी नहीं था, तो ज्वाइन तो कर लिया। लेकिन मैं कहता हूँ ऊपर वाले की कुछ मर्जी होती है। वत्सल ने मेरे ऊपर पहला उपकार किया कि मेरी आईडी लगा दी। शुरू में तो आईडी लगती है यस सर, है ना। और दूसरा उपकार ये किया कि वो एक दिन पकड़ के मुझे इस प्रकार के सेमिनार में ले गए। हेलो, यदि वो सेमिनार में नहीं लेके जाते तो शायद मैं आज आरसीएम में नहीं होता। तो मैंने बातचीत को शुरू किया था, जो भी व्यक्ति आज आपको लेके आया ना, वो इस दुनिया में, इस धरती पर सबसे बड़ा शुभ चिंतक आपका वो है जो आज आपको यहाँ पर लेके आया है। आपको क्या लग रहा मुझे मालूम नहीं। तो वत्सल मुझे उस सेमिनार में ले गए पकड़ के। मैं जाना नहीं चाहता था, बट संडे का दिन था, मैं कोचिंग सेंटर बंद होता था, मैं उस सेमिनार में चला गया। उस सेमिनार में जो घटित हुआ, जो चीजें बताई गई, जो मुझे सुनने को मिली, वो शायद मैंने अपने किसी प्रोफेशनल लाइफ में, किसी सोशल लाइफ में, अपने एकेडमिक लाइफ में मैंने कभी सुना नहीं था। और उस मीटिंग का परिणाम ये रहा कि उस मीटिंग में बैठे बैठे मैंने डिसीजन ले लिया कि आरसीएम मुझे करना चाहिए। हेलो, आरसीएम मेरी जरूरत है, आरसीएम मेरे परिवार की जरूरत है, आरसीएम मेरी आने वाली पीढ़ियों की जरूरत है। उस सेमिनार में बैठ के मैंने डिसीजन लिया। सेमिनार में क्या क्या हुआ वो चीजें आज मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूं। और जैसे ही मैंने डिसीजन लिया कि आरसीएम मुझे करना चाहिए, आरसीएम मेरी जरूरत है, तो मेरे सामने एक चुनौती थी
कि मेरे पास टाइम नहीं था आरसीएम को करने के लिए, क्योंकि 6 घंटे की नौकरी थी, 6-7 घंटे कोचिंग सेंटर में जाते थे, 2-3 घंटे ड्यूटी पर आने जाने लगते थे, तो 14-15 घंटे तो रोज काम कर ही रहा था मैं। आरसीएम के लिए मेरे पास कोई समय। जब आपको ये लगने लग जाए कि ये काम मेरे पहले वाले काम से 1000 गुना बड़ा है, तो टाइम निकलने की व्यवस्था आपकी अपने आप हो जाती है। टाइम तब तक नहीं निकलता जब तक वो काम आपकी प्राथमिकता नहीं बनता। ऐसा है ना? आज कई सारे लोग आपने बुलाए होंगे बट वो नहीं आए। हो सकता है घर पे बैठ के टीवी देख रहा हो सकता है पड़ोसी के साथ कोई और चर्चा कर रहा हो सकता है भारत का अगला प्रधानमंत्री कौन बनेगा उसका फैसला कर रहा हो। उसको बहुत काम है, इस काम के लिए उसके पास टाइम नहीं, तो उसकी प्राथमिकता नहीं। तो जब मुझे लगा कि ये काम मेरी लाइफ बदल सकता है, मेरी आने वाली पीढ़ियों को सिक्योर कर सकता है, फाइनेंशियल फ्रीडम दे सकता है, टाइम फ्रीडम दे सकता है, सिक्योरिटी दे सकता है, मालामाल बना सकता है, भारत के बाजार पे कब्जा करवा सकता है, तो मेरी प्राथमिकता बदली और मैंने डिसाइड किया कि मुझे इस काम को टाइम देना। तो इस काम को टाइम कहां से दूंगा? जो पहले टाइम था उसको कट करना पड़ेगा। तो मैंने एक डिसीजन लिया कि नौकरी को मैं छोड़ नहीं सकता, मैं कोचिंग सेंटर को बंद कर सकता हूँ। ये रिस्क तो मैं ले सकता हूँ कि कोचिंग सेंटर आरसीएम नहीं चला तो फिर चला के देख लेंगे, कोचिंग सेंटर दोबारा ऊपर कर लेंगे। तो मैंने कोचिंग सेंटर को बंद कर दिया, एक बहुत बड़ा कोचिंग इंस्टीट्यूट। और आप समझते होंगे कि इतना बड़ा कोचिंग इंस्टीट्यूट बंद किया तो किस प्रकार के चैलेंज मेरे सामने आए होंगे। घर वालों ने कितना विरोध किया होगा, मेरे साथ वाले कुलीग्स ने कितना विरोध किया होगा, लोगों ने कितना मजाक किया होगा, लोगों ने पागल भी कहा होगा। क्योंकि आप थोड़े से इस प्रकार के डिसीजन लेते हैं ना, तो लोग आपको बोलते हैं कि यार ये कहीं ना कहीं सटका हुआ है ना। तो उस प्रकार के सारी तकलीफें आई, लेकिन कोई फर्क नहीं पड़ा, क्योंकि मुझे इस सिस्टम पर विश्वास था। जब आप काम करते हैं ना सर, 2 प्रकार के लोग मिलते हैं आपको। कुछ आपको उनकी तरह का ज्ञान देते हैं और कुछ आपको यहाँ की तरह का ज्ञान देते हैं। तो वहां पर एक व्यक्ति 2 चौराहे पे खड़ा हो जाता है चौराहे पर, कि वो उसकी बात माने जो उसका चाचा ताऊ अंकल दोस्त पड़ोसी है, या उसकी बात माने जो व्यक्ति इस सिस्टम में कामयाब होके आया है। तो वहां पर हम कंफ्यूज हो जाते हैं और बहुत सारे लोग ये गलती कर लेते हैं कि उसकी बात मानते हैं जिसने जिंदगी में आज तक कुछ किया नहीं, और उस व्यक्ति की बात को भूल जाते हैं जिसने जिंदगी में बहुत कुछ हासिल किया है। तो मेरे सामने जिस प्रकार के चैलेंज आए, मैंने उन लोगों की कोई बात नहीं सुनी। लोगों ने मजाक किया, जो मर्जी हुआ। मैंने आरसीएम को सीखना शुरू किया, आरसीएम का प्लान दिखाना सीखा, लोगों से मिलने का तरीका सीखा, ज्वाइनिंग कैसे करवाई जाती है, स्पॉन्सर कैसे किया जाता है, लाइफ स्ट्रक्चर कैसे डेवलप किया जाता है, AB को लाइक कैसे, कोई छोटी छोटी चीज़ें जो भी होती है वो सारी चीज़ों को सीखा। और धीरे धीरे मेरा नेटवर्क बनना शुरू हुआ। केवल 5 पेंट के एक प्रोडक्ट से काम शुरू किया था, और उस 5 पेंट के प्रोडक्ट का फायदा बहुत होता है, लेकिन प्रोडक्ट की वजह से आपके मुकाम नहीं आते सर, आपको मुकाम आपके अंदर की आग की वजह से आते हैं। 5 पेंट की किट के साथ काम किया, 6ठे महीने मैं आरसीएम का प्रोडक्ट बन गया। और आज देखिए, उस जमाने की बात कर रहा हूँ, आज से 24-25 साल पहले मेरी 6ठे महीने की इनकम मेरी कोचिंग सेंटर की इनकम के बराबर थी। तो मुझे कोई पश्चाताप नहीं हुआ कि मैंने कोचिंग सेंटर को बंद करके कोई गलती की है। और 9वें महीने मेरा टेक्निकल आ गया, और 2001 में मैंने आरसीएम शुरू किया था। 2007 आते आते मात्र 6 साल मैं आरसीएम से इतना कमा चुका था जितना हरियाणा गवर्नमेंट मुझे रिटायरमेंट की एज तक देने वाली थी। तो मुझे लगा कि मैं नौकरी पैसे के लिए कर रहा था, पैसा मेरे पास आ गया, मुझे नौकरी की जरूरत नहीं है। तो 2007 में मैंने नौकरी को क्विट कर दिया। मैं फुल टाइम आरसीएम कर रहा हूँ। इंडिया के हर कोने मुझे जाने का मौका मिलता है, आप जैसे जोशीले साथियों के साथ मुझे काम करने का मौका मिलता है। और आज का आलम यह है कि 24 साल के सफर में जहाँ एक 5 पेंट की किट लेके 5 पेंट को खरीद करके मैंने इस अभियान की शुरुआत की थी, आज मेरा सालाना टर्नओवर लगभग 400 करोड़ का जाता है। आप समझिए कि आज आपको क्या दिख रहा है, उस भावना से आप मत अभी शुरुआत कीजिए। आने वाला जमाना क्या होने वाला है, उस चीज को ध्यान रख के आप काम कीजिए। राइट सर? तो बातचीत शुरू करें। आज के इस आरसीएम अभियान में आपका मैं बहुत बहुत स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं, वेलकम करता हूं। आरसीएम को अगस्त 2000 से आरसीएम शुरू हुआ था।
5 के प्रोडक्ट से शुरू हुआ, आज 500 से ज़्यादा हमारे प्रोडक्ट हैं। एक पिकअप सेंटर से शुरू, आज हमारे 10,000 से ज़्यादा पिकअप सेंटर हैं। आज हमारे पास पीयूसी हैं, वंडरवर्ल्ड क्विक हैं, वंडरवर्ल्ड हैं, और एक नई बहुत बड़ा हमारा जो प्रोडक्ट की डिलीवरी का एक माध्यम है एक्सपीरियंस सेंटर, जो कम से कम 50 लाख रुपए से ओपन हो रहे हैं। इस साल कंपनी ने 500 एक्सपीरियंस सेंटर खोलने का डिसीजन, और भारत में डायरेक्ट सेलिंग के नाम पर बहुत सारी कंपनियां काम कर रही हैं। मुझे इस बात को कहते हुए प्राउड होता है, आज भारत में भी दुनिया की सबसे बड़ी, सबसे तेज गति से बढ़ने वाली और सबसे एथिकल कंपनी में आरसीएम सबसे पहले। जिसके प्रोडक्ट रियल है। नेटवर्क मार्केटिंग में कई तरह के प्रोडक्ट लोग लेके आते हैं, यहाँ पर रियल प्रोडक्ट है। रियल का मतलब वो है जिनकी हर व्यक्ति को रोजाना जरूरत पड़ती है। मैं आरसीएम से लूं या बाहर से लूं, उसके बगैर मैं रह, मुझे किचन में नमक भी चाहिए, हल्दी भी चाहिए, मिर्ची भी चाहिए, चाय भी चाहिए, बिस्कुट भी चाहिए, नमकीन भी चाहिए, कपड़े भी चाहिए, अगरबत्ती, सारी चीजें चाहिए। वो सारी आप बाजार से भी ले सकते हैं, आरसीएम भी ले सकते हैं। रियल प्रोडक्ट है। एक आम व्यक्ति के अफोर्डेबल रेट है, जितने बाजार में उसको मिलेगा उससे भी कम रेट में है, पक्के बिल के साथ है, ओरिजिनल की गारंटी है, और साथ में इस बात की गारंटी है कि यदि आप ईमानदारी से 100% आरसीएम के प्रोडक्ट यूज करोगे, जिस प्रकार से आज बाजार में बीमारियां बढ़ रही हैं, हॉस्पिटल बढ़ रहे हैं, हम एक चीज का दावा करते हैं, यदि कोई व्यक्ति ईमानदारी से आरसीएम के प्रोडक्ट यूज करे तो उसके घर से बीमारी में परमानेंट कर दिया। तो ये सिस्टम की थोड़ी सी खूबियां हैं सर। तो आप उस प्रकार के भाव से आज इस मीटिंग में बैठे कि आज आपके साथ केवल इस विषय पर बात नहीं होगी कि आरसीएम को ज्वाइन कैसे किया जाए, आज इस विषय पर बातचीत होनी है। यदि 5-7 साल मन लगाकर आरसीएम कर लिया तो अगली पीढ़ियों को पैसे के लिए काम करना नहीं पड़ेगा। क्या ऐसी स्थिति पाना चाहते हैं? कितने लोग ईमानदारी से नहीं तो क्या होगा? जिस जद्दोजहद से हम गुजर रहे हैं ना सर, यस सर, उसी जद्दोजहद से हमारे बच्चों को गुजरना। मैं कोई गलत नहीं बोल रहा, इसको का अदरवाइज दिमाग में रहेगा मुश्किल। मेरे पिताजी ने 70 साल तक संघर्ष किया था, आगे वही संघर्ष ना करना पड़े, वही संघर्ष आगे बच्चे करेंगे। बट यदि इसको बिल्ड कर लिया तो बच्चे शहंशाह की जिंदगी जिएंगे। वाह, क्या चाहते हैं ऐसा? और कई बार मैं बोलता हूँ कि अपने लिए समझ में आए या ना आए, लेकिन अपने बच्चों के लिए जो समझाना चाहिए। अच्छे शुरू करें सर। आज हम 25वीं वर्षगांठ में जा चुके हैं, आरसीएम को चलते हुए 25 साल हो चुके हैं। हम सिल्वर जुबली सेलिब्रेट कर रहे हैं। भारत में इस साल में आरसीएम की एक आंधी चलने वाली है, हर गांव हर शहर तक आरसीएम की आवाज आने वाली है। और हम इस साल एक बहुत बड़ी यात्रा निकाल रहे हैं जो देश के 25 बड़े शहरों में बड़े बड़े प्रोग्राम आयोजित करेगी। हो सकता है आपके एरिया में, वाराणसी एरिया में आरसीएम उस प्रकार की वो यात्रा निकले जहाँ पर बड़ी बड़ी सेलिब्रिटी, बड़े बड़े अधिकारी, बड़े बड़े मंत्री लोग उस यात्रा में आए, क्योंकि आरसीएम के उद्देश्य बहुत बड़े हैं। हम आम जन मानस के जीवन को एक अच्छा बेहतर जीवन बनाने के, अच्छा इंसान बनाने के लिए काम कर रहे हैं। इस प्रकार की व्यवस्था इस साल आरसीएम में होने वाली है, और जो काम 25 साल में नहीं हो पाया उससे कई गुना बड़ा काम इस साल में होने वाला है। आप बहुत लकी हैं कि आप कुछ दौर में आरसीएम को सीख रहे हैं, जान रहे हैं या ज्वाइन कर रहे हैं, जब आरसीएम बहुत स्पीड से बढ़ने वाला है। इसके लिए आपको रोज सुबह 6:30 बजे हमारा एक सेशन आता है, जैसे दरोगा सर बता रहे थे। यदि आपको इसकी और डिटेल में जानकारी चाहिए, क्योंकि मैं 1 घंटे में सारी जानकारी आपको दे नहीं पाऊंगा, तो रोज यदि सुबह आप इस सेशन को अटेंड करते हैं तो 10-5 दिन में आपको समझ में आ जाएगा आरसीएम का मिशन क्या है, आरसीएम के उद्देश्य क्या है, भविष्य में आरसीएम किस प्रकार की प्लानिंग करने जा रहा है। राइट सर। एक चीज और मैं आपके साथ शेयर करने जा रहा हूँ। हमारे बिजनेस में मेरे बिजनेस गुरु आदरणीय बीसी छाबड़ा सर नहीं पर जोरदार तालियां उनके लिए। तो एक बात बीसी सर जब आते थे एक बात बार बार बोलते थे कि यदि मेरी बात मान लोगे, मेरे साथ आ जाओगे, मैं आपको इस हजारों करोड़ की कंपनी में 45% का शेयर होल्डर बनाने वाला हूं। मैंने पहली बार इस बात पे सोचा कि हम जिस दुकान से 20-30-40 साल से सामान ले रहे हैं, वो दुकानदार हमें
45%, तो क्या आधा % का भी शेयर होल्डर बनाने को तैयार नहीं है। और ये व्यक्ति जो मेरा कहीं भी रिश्तेदारी में नहीं, जान पहचान में नहीं, ये मुझे हजारों करोड़ की कंपनी में 45% का हिस्सेदारी बनाने की बात कर रहा है, तो मुझे इस व्यक्ति की बात में यकीन कर लेना चाहिए। हेलो, और यकीन करने का परिणाम यह है कि आज आरसीएम में मेरी बहुत बड़ी हिस्सेदारी है। तो क्या आप हिस्सेदारी बढ़ाना चाहते हैं? तो इसलिए आज के इस प्रोग्राम को बड़े ध्यान से, बड़े ईमानदारी से आज आपको सुनना है। किसी भी व्यक्ति को वो दिखता है जैसा चश्मा उसने लगा रखा है। यदि मैं अपनी आंखों पर पीला चश्मा लगा लूं तो मुझे आपके सबके कपड़े कैसे नजर आएंगे? तो क्या आपने पीले कपड़े पहन रखे? नो। तो दोष किसका? मेरे चश्मे का। यदि मैं नीला चश्मा लगा लूं तो मुझे सारे नीले दिख जाएंगे। मेरे कहने का भाव क्या है कि हमें जो दिख रहा है बाहर, पैसे के बारे में, लोगों के बारे में, अमीरी गरीबी के बारे में, नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री के बारे में, या जो भी चीजें जो हमारे दिमाग में विचार आ रहे हैं, वो है जैसा चश्मा हमने लगा रखा है। हम गलतियां कर लेते हैं, हम उसको सही मान बैठते हैं। मैंने मेरे पिताजी को बड़ा संघर्ष करते हुए देखा, 10-10 रुपए के लिए समझौता करते हुए देखा, एक पैसा कमाने के लिए बड़ी मेहनत करते हुए देखा, बड़ी गरीबी में जिंदगी जी। तो मेरे दिमाग में कहीं ना कहीं ये बात घर कर गई कि इस दुनिया में पैसा कमाना इतना आसान नहीं है। अब मुझे कहीं ले जाओ, मुझे यकीन होने वाला, क्योंकि मैंने अपने पिताजी को बहुत मेहनत करते हुए देखा है। तो जबकि ये सच्चाई नहीं है, बट मेरे दिमाग में ये बात बैठ गई कि पैसा कमाना इतना आसान। एक व्यक्ति ने 2 साल 3 साल आरसीएम किया, सही तरीका नहीं सीखा, तरीका नहीं आया, स्किल डेवलप नहीं की, जो भी चीजें नहीं, उसने 2-3 साल संघर्ष किया, कुछ नहीं हुआ। अब उसके दिमाग में बात बैठ गई कि आरसीएम में कामयाब होना इतना आसान, जबकि सही नहीं है बात ये। तो कहने का मतलब क्या है, हमारी धारणाएं जैसी बन जाती है ना, हमें जिंदगी परिणाम सामने वैसा ही दिखना शुरू हो जाता है। ये प्रैक्टिकल है। बट एक आम व्यक्ति में और कामयाब व्यक्ति में यही अंतर है, आम व्यक्ति बहुत जल्दी सी चश्मा बदलने की हिम्मत नहीं कर पाता, बट जो जिंदगी में सफल होते हैं वो सामने वाले की बात मान करके अपनी धारणाओं को बदलने के लिए तैयार हो जाते हैं। अनाड़ी आदमी बदलता नहीं है सर, वो कहता नहीं तू गलत है मैं ठीक। और जो कामयाब व्यक्ति है वो ये मान लेता कि शायद हो सकता है मेरे समझने या समझाने में कोई गलती नहीं। तो जो हमारी धारणाएं बन जाती हैं, ये धारणाएं कैसे बनती हैं सर? 2 प्रकार से हमारी धारणाएं बनती हैं। एक तो होता है हमारी संगति, एसोसिएशन। एक छोटी सी किताब है, पतली सी, कॉपी कैट मार्केटिंग। यदि आपने उसको पढ़ा हो, उसमें बिल्कुल बताया गया है दुनिया के 95% लोग वो काम करते हैं जिस काम को करते हैं वो देखते हैं अपने आसपास के लोगों। मेरे पिताजी दुकान करते थे तो मेरे दिमाग में आ गया दुकान करना बड़ा आसान है। मेरे पिताजी खेती करते, मुझे लगा खेती करना बड़ा आसान है। मेरे पिताजी नौकरी करते थे तो उसने अपने बच्चों को पढ़ाया कि बेटा अच्छी डिग्री ले, अच्छे नंबर लाओ ताकि आप नौकरी कर पाए। तो ये धारणाएं जो बनती है, ये जिन लोगों की संगति में रहते हैं उनको देखकर हमारी धारणाएं बन जाती हैं। और हमारे भूतकाल के जो एक्सपीरियंस जैसे भी रहे हैं, किसी ने मेरी जेब काट ली, बस में मैं ट्रेन में गया मेरी जेब काट ली, दूसरी बार भी ऐसा हो गया, तो मैं जो भी कोई मिलेगा मैं उसको ये बताऊंगा तो भैया ट्रेन में ध्यान से बैठा करो, क्योंकि मेरे साथ ये घटना 2 बार घट चुकी है। ऐसा होता है ना। तो हमारे भूतकाल के जो एक्सपीरियंस हो जाते हैं हम उनको सही मान लेते हैं और उसी से हमारी धारणाएं, हमारे सॉफ्टवेयर डेवलप होना शुरू हो जाते हैं। देखिए एक व्यक्ति अपनी जिंदगी में कैसे अवर पास्ट एक्सपीरियंसेस उनको बार बार देखता है। अगला फैसला करने से पहले वो पीछे जाके देखता है कि मेरा पिछला इतिहास क्या रहा है। जब पीछे आज तक किसी भी काम में हाथ डाला वहां से असफलता ही मिली तो इसमें सफलता कैसे मिल जाएगी? पुराना इतिहास है। और मैंने तो कई महीने पहले, कई साल पहले पंडित जी को हाथ भी दिखाया था, उसने बता दिया भाई साहब तेरी ग्रह दशा ठीक नहीं है। ये जो बता रहा है कि यहाँ से आज जिंदगी बदल जाएगी, तो इस बात को मानने को तैयार नहीं है। व्हाट अदर पीपल, जो लोग हमें बता रहे हैं वो हम असली मान लेते हैं कि ऐसे ही बता रहा है। What happens around, हमारे चारों तरफ जो हो रहा है उसको देख करके हम ये मान लेते हैं कि दुनिया ऐसी ही है। अभी मैं कार में आ रहा था अंगद जी के साथ, मैं बीच में बोला नहीं, बट हमारे पीछे अंगद जी का बेटा बैठा हुआ था
और आप बैठे हुए थे और ये मोबाइल चला रहे थे। मोबाइल पर जो कुछ भी आ रहा था, सॉरी मैं माफी चाहूंगा, जो कुछ भी आ रहा था वो कहीं ना किसी को खराब करने वाला था। उसने ये कर दिया, उसने वो कर दिया, ये दुनिया खराब है, ये सरकार का वो न्यूज, हाँ वो न्यूज जो चल रही थी। ज्यादातर व्यक्ति टीवी के संपर्क में रहता है सर, अखबार के संपर्क में रहता है। अखबार के पहले पेज को आप उठा के देख लो सर, उसमें सारी की सारी वो न्यूज मिलेगी जो नेगेटिव है। सारी की सारी दुनिया की नेगेटिव न्यूज अखबार के पहले पेज पे है। एक नौकर ने मालिक की छुरा घोंप कर हत्या कर दी, मिलेगी। कुछ शरारती बच्चों ने कॉलेज से आती हुई लड़की को परेशान किया। 3 बच्चों की मां प्रेमी संस्कार। राहुल गांधी ने मोदी को ये, अब समझिए तो थोड़ा सा, इन सारी चीजों को पढ़ के क्या ले रहे हैं आप? क्या चीज मिल रहा है? उससे जीवन में कुछ विकास हो जाएगा क्या? और जब इस प्रकार की चीज देखते हैं ना, हमारे दिमाग में यही विचार पैदा होता है, ये दुनिया बड़ी खराब है या कोई किसी का नहीं है। इस दुनिया को खतरा चोर चक्कों से नहीं है सर, इस दुनिया को सबसे बड़ा खतरा नेगेटिव न्यूज फैलाने वालों से है, सबसे ज्यादा खतरा। और अक्सर घर में सुबह उठ करके माँ बाप को नमस्कार किया, गुड मॉर्निंग बोला, इस बात की कोई चर्चा नहीं है। लेकिन घर का जो मुखिया है वो सबसे पहले अखबार को पहले देखे आता कहाँ रखा है, जैसे कि सारे देश की समस्याओं को समाधान इसीलिए करना है। अपने घर की समस्या का समाधान नहीं कर सकता हो, पर दुनिया की समस्याओं को लेकर दिमाग में लिए घूम रहा है। और जहां भी बैठे हो क्या प्रचार करेगा? जो वो देख रहा है, हेलो, जो हमारे चारों तरफ हो रहा है ना, उसको भी हमारे दिमाग को उसका असर पड़ता है। एंड व्हाट अदर पीपल थिंक अबाउट अस, जो लोग हमारे बारे में सोचते हैं, हम वैसा ही अपने आप को मानना। ये सारी की सारी चीजें किसी व्यक्ति का भविष्य बनाते हैं सर। मैं गारंटी के साथ कह सकता हूँ, कोई व्यक्ति आरसीएम को ज्वाइन करके कोई प्लान ना दिखाए, किसी से बात ना करे, कोई नेटवर्क नहीं बनाए, सिर्फ 2 साल आरसीएम की मीटिंगों में आना, आरसीएम के कामयाब लोगों से मिलना, आरसीएम की किताबों को पढ़ना, टीसी सर की वीडियो को देखना, सिर्फ ये काम कर ले, मैं गारंटी के साथ कहता हूँ वो 2 साल के बाद आरसीएम का सबसे मजबूत लीडर बन सकता है। क्योंकि यहाँ जो सॉफ्टवेयर डेवलप होगा ना सर, जो यहाँ डेवलप होगा वो उस व्यक्ति की पूरी जिंदगी बदल देगा। तो व्यक्ति वो नहीं बनता जो वो कर रहा है, व्यक्ति वो बनता है जो वो सोच रहा है। हेलो, करने से यदि जिंदगी में चमत्कार होता तो हमारे देश का मजदूर आज अमीर होता सर। करने से कुछ होने वाला नहीं है, यहाँ क्या हो रहा है, इससे जिंदगी बदलने वाली है। इसलिए धारणाएं एक व्यक्ति के जीवन को बनाती हैं। तो मेरा आपसे निवेदन है, आप थोड़ा सा धारणाओं को बदलिए। जिंदगी में क्या मिलेगा ये इस बात पे डिपेंड नहीं करता कि आपने क्या किया, ये इस बात पे डिपेंड कर रहा है आपने वो काम किस भाव के साथ किया। एक बहुत बड़ी बिल्डिंग बन रही थी वाराणसी में, कोई बड़ी सी, कई हजार गज में, कई सारे लोग उसमें काम कर रहे थे। एक पढ़ा लिखा व्यक्ति अनिल शर्मा जैसा, वो कुछ सर्वे रिपोर्ट तैयार कर रहा था इसी बात को लेकर के कि दिमाग में जो बैठ जाता है वो जीवन में क्या फर्क डालता है। वो अपनी डायरी पेन लेकर कुछ डाटा इकट्ठा कर रहा था और यहाँ पर गया और जाके इस व्यक्ति से मिला, भाई साहब नमस्ते, गुड मॉर्निंग, कैसे हो, क्या हालचाल है, मैं एक सर्वे कर रहा हूँ, कुछ 2-4 सवाल आपसे पूछना चाहता हूँ, प्लीज आप मुझे उत्तर दोगे? हाँ बता। काफी पेन निकाला, तो अपना नाम बताइए। मैं बता बोलूँ, कहाँ का रहने वाला है? रोबर्टगंज का। घर में कौन कौन है? पत्नी है, 2 बच्चे हैं। कब से हो? 5 साल से। अच्छा मुझे एक बात का उत्तर दीजिए, आप यहाँ पर क्या करते हैं? और जैसे प्रश्न पूछा तो तैयार दिखाई नहीं दे रहा है क्या? मजदूरी कर रहा हूँ। और क्या कर रहा हूँ यहाँ पर? उन्होंने कहा ओके, लिख दिया उसके सामने, मजदूरी कर रहा है। डाटा नोट हो गया। इसको हेलो हाय बोल के 2-4-5 मिनट के बाद इसके पास गए, भाई साहब मैं कुछ सर्वे कर रहा हूँ, 2-4 सवाल पूछना चाहता हूँ, प्लीज मुझे उत्तर दोगे? हाँ। आपका नाम बताइए, क्या है? सोनू। कहाँ का रहने वाला है? वाराणसी का। घर में कौन कौन है? ओके। ऐसा आप यहाँ पर क्या काम कर रहे हैं? उसने कहा भैया मेरे घर में जो चूल्हा जलता है ना इसी काम की वजह से जलता है। हेलो, मैं अपनी आजीविका चला रहा हूँ। काम वही था, ये मजदूरी कर रहा था, ये अपने घर की आजीविका चला रहा था। राइट? नाम पता एड्रेस नोट कर लिया, फिर 2-4 मिनट घूमा और फिर इस व्यक्ति के पास चला गया। हेलो भाई साहब मैं कुछ रिपोर्ट ले रहा हूँ, कुछ 2-4 सवाल पूछना चाहता हूँ, बताओगे? हाँ बिल्कुल बिल्कुल।
नाम पता सारी चीज पूछी और बाद में सवाल किया, भाई साहब क्या कर रहे हो आप यहाँ पे? उसने उत्तर दिया, एक शानदार बिल्डिंग का निर्माण कर रहा हूं। 3 लोग एक ही जगह एक ही काम, बट तीनों के उत्तर अलग अलग। ये मजदूरी कर रहा, ये आजीविका चला रहा, और एक ये शानदार बिल्डिंग का निर्माण कर रहा है। वो व्यक्ति वहां से चला गया। 5-7 साल के बाद इन लोगों को ट्रेस करता है, ढूंढता है कहां पे है, नाम पता था। तो जब 5-7 साल के बाद इन लोगों से मिलता है तो क्या देखता है, ये व्यक्ति 5-7 साल के बाद भी मजदूरी ही कर रहा था। ये व्यक्ति 5-7 साल के बाद भी अपनी आजीविका चलाने के लिए संघर्ष भी कर रहा था। बट इस व्यक्ति के केस में कहानी कुछ उल्टी मिली। ये 5-7 साल के बाद उस एरिया का सबसे बड़ा कॉन्ट्रैक्टर बन चुका था। जब ये इससे मिला तो पूछा, यार मेरे पास तेरा डाटा है, मैं तेरे को 5-7 साल पहले मिला तो मजदूरी का था बनो। मैं उस समय भी काम भले मजदूरी का था, बट मेरे दिमाग में भाव था एक दिन मैं भी इस एरिया का कॉन्ट्रैक्टर बनकर दिखाऊंगा। मैं हर काम को पूरी ईमानदारी के साथ सीखने के साथ कर रहा था। आज भले मैं मजदूरी कर रहा हूं, लेकिन इस काम को सीख करके मैं कॉन्ट्रैक्टर बनूंगा। तो आज मैं कॉन्ट्रैक्टर इसलिए बना क्योंकि मैंने अपने काम को मजदूरी नहीं माना। कहने का मतलब क्या है, आप वो नहीं बनते जो आप कर रहे हैं, आप वो बनते हैं जिस भाव के साथ आप काम कर रहे हैं। हेलो, कुछ लोग आरसीएम में हो सकते हैं मजदूरी की तरह कर रहे हो, कुछ लोग आरसीएम में आजीविका चला रहे हो, लेकिन कुछ लोग आरसीएम में डायमंड बनने के लिए काम सभी आरसीएम में काम किया, प्रोडक्ट यूज करना, प्लान दिखाना, लोगों से बात करना, लीडर करना, ये तो है, लेकिन भाव सबके अलग अलग है, भाव सबके। तो इसलिए मेरा कहने का मतलब है, जिंदगी में वो नहीं मिलता जो आप कर रहे हैं, जिंदगी में वो मिलता है जिस भाव के साथ आप काम करते हैं। क्या आज डायमंड बनने के लिए तैयार है? टेक्निकल जाने के लिए तैयार है? जिसमें यूनिवर्सिटी में रॉयल्टी के जैसी पी लेना चाहते हैं? तो एक प्रैक्टिकल उदाहरण और आपको ये चीज दिखाना चाह रहा हूं कि दिमाग में आए गए विचारों का कितना फर्क पड़ता है। एक वीडियो देखिए, दिखाई दे रहा है? सामने जिराफ है और शेर ने अटैक किया जिराफ पर शिकार करने के लिए। जिराफ बड़ा स्ट्रॉन्ग था, उसने शेर को दुलत्ती से तोड़ डाला और भाग गया। फिर प्रयास किया शेर ने और फिर यही घटना घटी। हेलो, अब ये घटना 2, 3, 4 बार घट गई। शिकार हाथ नहीं आया, जिराफ हाथ नहीं आया। अब क्या शेर इस बात को सोच करके नेगेटिव होकर बैठ जाएगा? क्या आजकल तो जिराफ बड़े चालाक हो गए, हाथ आने वाले नहीं है। नो, वो नेगेटिव नहीं होगा, उसको पता इट इज द पार्ट ऑफ प्रोसेस। 10 अटैक करूंगा तो 10 में से 9 एक्शन में जाएंगे, लेकिन एक जरा पक्का काबू में आ जाएगा। हेलो, वो तब तक प्रयास करता रहता है जब तक अपना शिकार। बट इंसान के केस में उल्टा है, 4 बार ना मिली नहीं, 4 बार असफल हुआ नहीं, 5वीं बार प्रयास करना ही छोड़ देता है। क्या ऐसा नहीं है? क्योंकि क्या यह सोच क्या अपना फोकस बदला कि आजकल जिराफ बड़े चालाक हो गए? नहीं। तो फिर इंसान असफलता से घबराकर हथियार क्यों डाल देता है? मैंने तो 2 साल पहले करके छोड़ दिया। अरे 2 साल पहले तो आपके एरिया में कुछ भी नहीं था, आजकल तो माहौल है ना। 2 साल पहले आपको ऐसे लोग नहीं मिले होंगे, आजकल तो लोग अच्छे मिल रहे हैं। 2 साल पहले डायरेक्टरी को लगे उस प्रकार की संभावना नहीं थी, अब तो संभावनाएं बड़ी मिल रही है। तो इसका मतलब ये हुआ, इंसान इसलिए इरादा बदल लेता है क्योंकि उसका माइंड सेट अपने अकॉर्डिंग वो तैयार करना शुरू। इसका मतलब ये हुआ,
शेर में और इसके केस में अंतर इस बात का है, शेर का जो माइंडसेट है वो ये है कि मुझे तब तक प्रयास करना चाहिए जब तक मैं अपने मकसद में कामयाब नहीं। पर बहुत सारे लोगों का माइंडसेट ऐसा होता है वो तब तक काम करते हैं जब तक उनको निराशा नहीं मिलती। बट जो व्यक्ति अपने माइंडसेट को शेर के माइंडसेट से मैच कर लेते हैं कि मैं तब तक लगा रहूंगा जब तक आर्चर का स्टार रूबी नहीं बन जाता, वो जिंदगी में हमेशा कामयाब होते हैं। इसलिए अपनी धारणाओं को बदलिए, क्योंकि सफलता में माइंडसेट का बहुत बड़ा। आज मैं आपको कुछ भी ऐसी नई दवाई देने वाला नहीं हूं कि आपके यहाँ जाते ही 10 लोग जुड़ जाएंगे। मैं कुछ भी आज आपको ऐसा छोड़ कर देने वाला नहीं हूं, बट मैं आज आपके माइंडसेट को इतना बड़ा जरूर कर दूंगा कि आज आप ये यकीन करके जाएंगे कि दुनिया की कोई ताकत मुझे स्टार रूबी जाने से पहले। पैसा कमाने के हमारे पास 2 तरीके हैं, एक है नौकरी और एक है बिजनेस। क्लियर? 2 ही तरीके हैं। ज्यादातर लोग नौकरी की तलाश में रहते हैं क्योंकि बिजनेस सबसे होता नहीं है, बिजनेस के लिए पूंजी चाहिए, रिस्क चाहिए, अनुभव चाहिए, तो ज्यादातर लोग इसलिए पढ़ाई करते हैं कि ठीक ठाक नौकरी मिल जाए। एक्सपर्ट ये बताते हैं कि पैसा कमाने के तो 2 तरीके हैं, बट अमीर बनने का केवल एक तरीका है, बिजनेस। नौकरी करके आज तक कोई व्यक्ति ना अमीर बना है और ना अमीर बनेगा। पैसा कमाने के 2 तरीके हो सकते हैं, लेकिन अमीर बनने का एक तरीका है व्यापार। मेरी रॉबर्टगंज के बस स्टैंड के बाहर एक मूंगफली की दुकान है, मेरा अपना व्यापार है वो, लेकिन वो मूंगफली की रेडी लगा के मैं अमीर नहीं बन सकता। मेरा आपके पुल के नीचे एक चाय की दुकान है, चाय की टपरी है, रोज के 20, 40, 50 कप चाय के बेचता हूँ, मेरा अपना व्यापार है, अपना कारोबार है, लेकिन वो चाय की ठेपरी लगा के मैं अमीर तो इसका मतलब व्यापार भी 2 प्रकार के हैं सर। एक है छोटी पूंजी का व्यापार और एक है बड़ी पूंजी का व्यापार। यदि मैं अमीर बनने की बात करूं तो छोटी पूंजी के व्यापार से गुजारा तो बढ़िया हो सकता है, लेकिन छोटी पूंजी के व्यापार से अमीर नहीं बन सकता। अमीर बनने का एक ही तरीका है, बड़ी पूंजी का व्यापार। हेलो, अब आपके दिमाग में सवाल होगा, यदि बड़ी पूंजी होती तो फिर यहाँ क्यों आते? यदि 50-40 करोड़ लगाने को होते तो फिर कोई फैक्ट्री लगा लेते। हेलो, तो तरीका तो यही है, जब तक आपके पास करोड़ों नहीं होंगे तब तक आप सफल नहीं हो सकते, बड़ा व्यापार नहीं कर सकते। तो अमीर बनने का तरीका है बड़ी पूंजी का व्यापार। मेरी अगली स्लाइड में मैं इस बात को बताने की कोशिश कर रहा हूं कि अमीर बनने का तरीका है बड़ी पूंजी का व्यापार, बट आरसीएम बड़ी पूंजी के व्यापार से भी बड़ा व्यापार है। पूंजी लगानी नहीं है, बट इस पूंजी के बड़ी पूंजी से भी बहुत बड़ा व्यापार आरसीएम का है। जो बड़ी पूंजी का व्यापार करते हैं वो किस प्रकार से अमीर बनते हैं, थोड़ा सा देखने की कोशिश कीजिए और समझने की कोशिश कीजिए। मैं उसके पीछे का कारण आपको बताने की कोशिश कर रहा हूं। क्या है? दुनिया में यह बताया गया कि पूरी दुनिया की 95% पूंजी केवल और केवल 5% लोगों के पास है। पूरी दुनिया की सारी संपत्ति पे केवल 5% लोगों का कब्जा है, और बाकी की बची हुई 5% पूंजी में हम आप जैसे 95% लोग गुजारा करते हैं। ऐसा ही है। भारत के 10 अमीर लोगों के नाम, तो 10 के नाम आएंगे, अपना नाम थोड़ी सुनाएगा, है ना? जनसंख्या तो 145 करोड़ है, जितनी भारत की टोटल पूंजी है उसका 95% केवल 5% लोगों के पास है। तो ये 5% लोग जो अमीर बनते हैं, ये ऐसा क्या करते हैं? भगवान ने इनको क्या ऐसी बुद्धि दी है? तो आज अपन ये इस मीटिंग में ये पहले जानेंगे, ये जो 5% लोग इतना बड़ा पैसा कमा रहे हैं, इनके पीछे कौन सी ऐसी साइंस है जिससे ये इतना पैसा कमा रहे हैं। इनके पास पूंजी है, नो डाउट, लेकिन पूंजी के साथ साथ एक और टेक्निक इनके पास है। यदि वो टेक्निक हम आरसीएम में लगा दें तो मैं दावे से कहता हूं हम भी 5% लोगों की कैटेगरी में आ सकते हैं। आना चाहते हैं सर? आना चाहते हैं? जब अमीर लोगों की लिस्ट बने तो उसमें अपना एक नाम आए। एक किताब है, एक अनूठा बिजनेस विशेषज्ञ ब्रीफकेस के साथ,
पढ़िया कुछ लोगों ने? सर किताब पढ़ने की आदत डाली है। जब तक नहीं डालोगे ना तो तब तक वो अमीरी के सॉफ्टवेयर नहीं बनेंगे दिमाग में। उस किताब में लिखा गया दूसरे चैप्टर में, क्योंकि डायरेक्ट सेलिंग अमेरिका से शुरू हुई थी, और उस किताब में लिखा गया है कि पिछले 6 साल में अमेरिका में 10 लाख से ज्यादा करोड़पति बने। पिछले 6 साल में अमेरिका में 10 लाख से ज्यादा करोड़पति बने, लेकिन उन 10 लाख से ज्यादा करोड़पति में हर चौथा करोड़पति नेटवर्क मार्केटिंग का व्यक्ति है। ये बहुत बड़ी बात है। तो वो 5% लोग क्या करते हैं? यदि हम आरसीएम में उस सिद्धांत को इस्तेमाल करें, हम भी दुनिया के 5% लोगों की श्रेणी में आ सकते हैं। तो मैं थोड़ा सा, अब ये स्लाइड थोड़ी सी भारी है, इसको थोड़ा समझने की कोशिश करना। मैं बात कर रहा हूं फिल्म इंडस्ट्री के लोगों, सारे अमीर लोग फिल्म इंडस्ट्री के सारे अमीर हैं, उनकी कभी भी आप वर्थ चेक करना, कई 100 करोड़ के मालिक है ना। ऐड करते हैं, फिल्म करते हैं, और आजकल तो फिल्में भी कई 100 करोड़ का कमाई कर लेती है। आता है ना, पहले दिन की कमाई 5 करोड़, पहले हफ्ते की कमाई 25 करोड़, 1 महीने की कमाई 200, ऐसा आता है ना। बिल्कुल सर। मैं थोड़ा सा उसके बारे में बात करता हूँ। फिल्म इंडस्ट्री वाले क्या करते हैं? एक व्यक्ति जिसके पास बहुत सारा पैसा है, वो फिल्म इंडस्ट्री में काम करना चाहता है, तो क्या करता है? सबसे पहले अपना एक प्रोडक्शन हाउस बनाता है, राइट। कोई फिल्म की स्टोरी करता है, लिखता है, किसी से लेता है, किसी प्रोड्यूसर को हायर करता है, डायरेक्टर को हायर करता है, और उस फिल्म को चलाने के लिए, उस फिल्म की रिकॉर्डिंग करने के लिए, उस फिल्म में जिस चीज को जो रोल चाहिए उनको ढूंढता है। एक्टर कौन होगा, हीरोइन कौन होगी, है ना, विलियन कौन होगा, डायलॉग कौन बोलेगा, डांस किसका होंगे, गाने किसके होंगे। तो क्या करता है वो? उस पूरी फिल्म का एक प्रोजेक्ट बनाता है कि इस फिल्म पे खर्चा आएगा 200 करोड़ रुपए। एक्टर लेगा, ये एक्टर लेगा 10 करोड़, ये लेगा 20 करोड़, ये लेगा 5 करोड़, शूटिंग में वहां लगेगा, ट्रेन बुक करनी पड़ेगी, विदेश में जाना पड़ेगा। वो बजट बनाता है कि इस फिल्म पे खर्च आएगा 200-300 करोड़, राइट। शूटिंग होती है, फिल्म बनकर तैयार हो जाती है। वो क्या करता है? अलग अलग टैलेंट के लोगों की टीम बनाता है। क्या उस फिल्म के मालिक का उस फिल्म में कहीं रोल देखा है आपने? उसका कोई रोल नहीं है, लेकिन कमाता हुआ सब ज्यादा। तो क्या करता है? हीरो वो, हीरोइन वो, डायलॉग वाला वो, डांस वाला वो, गाने वाला वो, अलग अलग टैलेंट के लोगों को अपनी फिल्म में रखता है। वो अपना रोल करते हैं, फिल्म हिट हो जाती है, और उस फिल्म के हिट होने के बाद वो 100-200 करोड़ रुपए कमा जाता है। ऐसा होता है ना। थोड़ा सा आगे बढ़िए और थोड़ा सोच रहे हैं। एक व्यक्ति फैक्ट्री लगाना चाहता है आपके वाराणसी एरिया में, उस फैक्ट्री पे 200-300 करोड़ रुपए लगने वाले हैं, बहुत सारी मशीनें आएंगी, बहुत सारा रॉ मटेरियल आएगा, बहुत सारा स्टाफ आएगा, बहुत सारे ऑफिस बनेंगे, है ना। तो उस फैक्ट्री को वो अकेला चलाता है क्या? मैनेजर कोई, इंजीनियर कोई, मशीन चलाने वाला कोई, सामान लेने वाला कोई, सामान बेचने वाला कोई, वो अलग अलग टैलेंट के लोगों की टीम बनाता है। फैक्ट्री चल जाती है, और उस फैक्ट्री से सालाना 100-200 करोड़ रुपए वो कमा जाता है। ऐसा ही होता है। थोड़ा सा और आगे बढ़िए, क्रिकेट की बात करते हैं। आजकल चल रहा आईपीएल चल रहा है ना। आप में से किसकी टीम है आईपीएल में? आपकी है कोई टीम? मेरी भी नहीं। किसकी है? बड़े बड़े बिजनेसमैन की है। किसकी टीम है वो? बड़े बड़े बिजनेसमैन। उस टीम का मालिक वो, उस टीम का मालिक वो। सनराइजर्स हैदराबाद, काव्या मारन, एक नई सी लड़की, उसकी मालिक है वो, मालिक है ना वो। तो क्या करती है? क्या आपने कभी काव्या मारन को बॉलिंग करते देखा है, बैटिंग करते देखा हो, फील्डिंग करते देखा हो? उसका कोई रोल, लेकिन मालिक तो वही है। तो क्या करते हैं वो अपनी एक आईपीएल की टीम बनाता है, और उस टीम पे वो बोली लगाता है। ये 20 करोड़ में, ये 10 करोड़ में, ये 5 करोड़ में, ये 50 लाख में, वो 100-200 करोड़ में लगाता है। आईपीएल टीम खेलती है, अलग अलग टैलेंट के लोगों को हायर करता है, टीम आईपीएल खेलती है, और वो उस आईपीएल की टीम से 100-200 करोड़ रुपए कमा जाता है। समझ में आई कुछ कहानी? कहानी समझ में आई? अब मैं आपको थोड़ा सा बता रहा हूं, एक सेक्टर और, हेल्थ सेक्टर। भारत में जितने भी बड़े बड़े हॉस्पिटल हैं, उनमें से 99% हॉस्पिटल बिजनेसमैन के हैं, डॉक्टरों के नहीं है सर। हॉस्पिटल डॉक्टर तो वहां नौकरी कर रहे हैं। मेरी बात समझ में आ रही है क्या? वो हॉस्पिटल डॉक्टरों के नहीं है, डॉक्टर तो वहां। तो एक बिजनेसमैन एक हॉस्पिटल खोलता है, उसकी बिल्डिंग बनाता है, डॉक्टरों को हायर करता है, मशीनों को लेके आता है, बाहर का डॉक्टर लाता है, वो उस हॉस्पिटल में 200-300 करोड़ रुपए
हॉस्पिटल को चलाते हैं, हॉस्पिटल चल जाता है और वो 100-200 करोड़ रुपए कमा जाता है। मैं उन लोगों की बात कर रहा हूं जो दुनिया के 5% लोगों में शामिल है। उनका उदाहरण दे रहा हूं। मैं इसके पीछे की साइंस क्या बताना चाहता हूं। इसके पीछे की साइंस ये नहीं है कि उसने 200-300 करोड़ रुपए लगे, नहीं। इसके पीछे की साइंस ये है कि वो अलग अलग टैलेंट के लोगों की टीम पे काम करता है। मेरा कहने का भाव क्या है, इस दुनिया में अमीर वो है जो अपने काम में डिफरेंट टैलेंट के लोगों को इस्तेमाल करना सीख जाए, वो दुनिया में अमीर बन जाता है। आरसीएम क्या है? आरसीएम में ये पैसा हमें आपको नहीं लगाना। ये 10,000 करोड़ टीसी छाबड़ा जी ने लगा रखे। एक बार जोरदार तो टी छाबड़ा। आरसीएम यही है सर, यही है। इसमें पैसा हमें नहीं लगाना, कंपनी ने लगा रखा है। लेकिन ये काम हमारा हो सकता है कब? ये जब इस काम को करना शुरू कर दे तो। आरसीएम में क्या करना है? आरसीएम में पूंजी नहीं लगानी, अलग अलग टैलेंट के लोगों की टीम बनाना। क्लियर आ गया? आरसीएम में कोई काम लोगों को जोड़ना नहीं है, आरसीएम में टैलेंटेड लोगों की टीम बनानी है। कोई प्रोडक्ट पे बात कर रहा है, कोई ज्वाइनिंग पे बात कर रहा है, कोई मीटिंग ले रहा है, किसी को अच्छा है, किसी को अच्छा फोन कॉल करना आता है तो लोगों को इकट्ठा कर लेता है, कोई चीप प्लान दिखाता है। अलग अलग टैलेंट है ना। तो इसका मतलब क्या हुआ? दुनिया में अमीर बनने का फार्मूला ये है कि जो व्यक्ति अलग अलग टैलेंट के लोगों की टीम बनाना सीख जाए, वो दुनिया के अमीर लोगों में शामिल हो जाता है। हेलो, तो आरसीएम में यही तो है सर। क्या है? यहाँ 200-300 करोड़ तो नहीं लगाने, लेकिन टैलेंटेड लोगों की टीम बना के यहाँ भी करोड़ों कमाए जा सकते हैं। ये आरसीएम का सिस्टम है सर। और ये तभी हो सकता है जब हम अपने अंदर अपनी टीम लीडर्स में स्किल डेवलप करके एक बड़ा सा नेटवर्क बना पाए, हम दुनिया के अमीर लोगों में शामिल हो सकते हैं। तो आज की मीटिंग का सारांश ये है, यदि आप अमीर बनना चाहते हैं तो आरसीएम आपके लिए अमीर बनने का जरिया बन सकता है, यदि हम अपने अंदर स्किल डेवलप कर लें और अपनी टीम के लीडर्स में स्किल डेवलप करके एक बड़ा सा नेटवर्क बना लें। तो हमें क्या करना पड़ा है? अपने अंदर स्किल डेवलप करनी है और अपना एक बड़ा सा नेटवर्क डेवलप करना है। तो अमीर बनने की जो चाबी है वो है एक बड़ा सा नेटवर्क। अब मैं आपको नेटवर्क की ताकत बता रहा हूं। नेटवर्क की ताकत क्या है? आम व्यक्ति नेटवर्क की ताकत को नहीं जानता। अखबार के बारे में बात कर रहा था मैं। लगभग बहुत से लोगों के घर में सुबह अखबार आता है। अखबार हमारे घर में जो डाल के जाता है वो अखबार का मालिक आता है क्या? एजेंसी का मालिक आता है क्या? कोई 20-25 साल का लड़का, 20-25 किलो का लड़का साइकिल पर अखबार फेंक के चला जाता है। लेकिन फायदा किसको होता है? अखबार के मालिक को। तो नेटवर्क की ताकत देखिए आप। अखबार के यदि आप फ्रंट पेज पे देखोगे तो उसका लिखा मिलेगा मूल्य 5 रुपए, 6 रुपए, 7 रुपए। राइट? कितना मूल्य अखबार का? 5-6-7 रुपए। सिर्फ 5-6-7 रुपए है, लेकिन वो अखबार रोज 1 करोड़ 2 करोड़ लोगों के घर में जा रहा है। 1 करोड़ लोगों के घर में भी जा रहा हो। इसका मतलब क्या हुआ? हमारे सुबह उठने से पहले यदि 5 रुपए का प्रोडक्ट भी है और 1 करोड़ लोगों के घरों में जा रहा है, तो इसका मतलब उस व्यक्ति का सुबह 5 करोड़ का कारोबार हो रहा है। यदि वो अखबार केवल मेरे घर में आए तो व्यक्ति अमीर नहीं बन सकता। वो अमीर इसलिए बना क्योंकि उसने अपने 5 रुपए के प्रोडक्ट को करोड़ों लोगों तक पहुंचाने का काम किया। जबकि अखबार की कहीं भी जरूरत, तो जब बिना जरूरत का प्रोडक्ट बड़े से नेटवर्क में जाके एक व्यक्ति को करोड़पति बना सकता है। 5 करोड़ का व्यापार सुबह एक दिन का, तो महीने में कितने दिन होते हैं सर? तो 30 को 5 से गुणा करें, 150 करोड़। साल में महीने कितने होते हैं? 12, तो साल में 2000 करोड़। छोटा सा प्रोडक्ट एक व्यक्ति को 2000 करोड़ का मालिक बना सकता है। और जिस प्रोडक्ट की जरूरत नहीं है, हेल्थ कार्ड ऑयल हर घर की जरूरत है या नहीं है सर? हेल्थ कार्ड ऑयल 5 रुपए का नहीं है सर। कितने का है? 100। जब 5 रुपए का प्रोडक्ट एक व्यक्ति को कई सौ करोड़ का मालिक बना सकता है नेटवर्क में जाके, तो 200 रुपए का प्रोडक्ट नेटवर्क में जाके आपको हजारों करोड़ का मालिक क्यों नहीं बना सकता? ये चीज समझिए ना, ये चीज समझिए। तो इसलिए पावर ऑफ नेटवर्क क्या है? एक व्यक्ति की जिंदगी में कितनी इनकम आती है
इसको थोड़ा समझिए। मैं आपको एक एग्जाम्पल दे रहा हूँ, आपको कैलकुलेशन कीजिए। एक व्यक्ति पूरी जिंदगी में कितना पैसा कमाता है? मान लीजिए मैं नौकरी कर रहा हूँ, मेरी महीने की तनख्वाह 30,000 रुपये, महीने में मैं 30 दिन काम करता हूँ, तो 30 दिन की मेरी तनख्वाह होगी 30,000 रुपये। तो एक दिन की कितनी होगी? 1,000 रुपये। एक दिन में 10 घंटे काम करता हूँ, 1,000 को 10 से डिवाइड कर लो, 1 घंटे की कीमत होगी 100 रुपये। तो एक व्यक्ति जितने उम्र में घंटे काम करता है, उसको 1 घंटे की इनकम से गुणा कर लो, उसकी पूरी जिंदगी की कमाई उसके सामने आ जाती है। देखिए एग्जाम्पल, मान लीजिए मैं रोज 10 घंटे काम करता हूँ और 5 दिन महीने में छुट्टी होती है, मैं 25 दिन काम करता हूँ। इसका मतलब मैं महीने में 250 घंटे काम कर रहा हूँ। जो भी मैं कर रहा हूँ, दुकान कर रहा हूँ, नौकरी कर रहा हूँ, खेती कर रहा हूँ, व्यापार कर रहा हूँ, मैं महीने में 250 घंटे काम करता हूँ। साल की बात करें तो साल में हो गए 3,000 घंटे। यदि मैं 20 साल की उम्र से और 70 साल की उम्र तक लगातार कंटिन्यूस नॉन स्टॉप बिना बीमार हुए, बिना छुट्टी लिए काम करूं, तो इसका मतलब उस 50 साल मैंने जिंदगी में काम किया, तो 3,000 को 50 से गुणा करें, मैंने जिंदगी में 1.5 लाख घंटे काम किया। एवरेज ये निकली। एक व्यक्ति अमूमन जो यदि स्वस्थ रहे, बहुत सारी बीमारी ना आए, ईमानदारी से काम करे, पूरा लगा रहे, एक व्यक्ति अपनी जिंदगी में 1.5 लाख घंटे काम करता है। यदि उसको अपनी 1 घंटे की कमाई का मालूम हो, तो 1.5 लाख को 1 घंटे की कमाई से गुणा कर लो, वो जिंदगी में इतना पैसा कमाएगा। ये पूरी जिंदगी की कमाई आप कैलकुलेट कर सकते हैं। समझ में आया? अब आरसीएम क्या विकल्प है? आरसीएम का विकल्प देखिए, मैंने आज आरसीएम को शुरू किया। मैं फुल टाइम नहीं कर रहा, मैं सिर्फ 2 घंटे रोज करता हूँ। क्या करता हूँ? 2 घंटे रोज करता हूँ। और मैं इसकी तरफ 25 दिन नहीं करता, 25 दिन नहीं करता, मैं 2 घंटे रोज और महीने में केवल 15 दिन काम करता हूं। कितने दिन काम करता हूं? और ऐसा करते 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 1 साल, 2 साल, 3 साल, 4 साल, 5 साल के बाद मेरे नेटवर्क में 5,000 लोग आ जाते हैं जो आरसीएम का प्रोडक्ट यूज करते हैं। वो नेटवर्क की ताकत मैंने आपको बता दी अखबार की, मैं आरसीएम के नेटवर्क की ताकत बता रहा हूं। यदि मैं 2 घंटे रोज काम करूं और महीने में सिर्फ 15 दिन काम करो, और ऐसा करते 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 मेरा 5,000 लोगों का नेटवर्क बन जाए, 2 साल, 3 साल, 4 साल, 5 साल, और वो 5,000 लोग भी मेरी तरह सिर्फ 2 घंटा काम करें, बाकी 20 घंटे 22 घंटे अपना निजी काम करें, और वो 25 दिन नहीं सिर्फ 15 दिन काम करें, तो खेल कितना बड़ा है। यदि 5,000 लोग 2 घंटे मेरी टीम में काम करते हैं, तो मेरे लिए 10,000 घंटे रोज काम होता है। और काम करना तो मेरे लिए 10-12 घंटे काम होता है, बट यहाँ पर लोगों के घंटे मेरे कंट्रोल जुड़ रहे हैं, तो मेरे लिए कितना हो गया रोज के? 10,000 घंटे। और यदि 15 दिन भी वो लोग काम करें तो कितना हो गया? कहानी समझ में आई कुछ? जिस दिन मेरा 5,000 लोगों का नेटवर्क हो गया और 5,000 लोग सिर्फ 2 घंटे काम करें और महीने में 15 दिन काम करें, मुझे नहीं पता कितने साल बाद होगा, तो जितनी मेरी पूरी जिंदगी की कमाई थी उतनी कमाई मेरी 1 महीने में शुरू। ये कैलकुलेशन लोगों के सामने नहीं आती है सर। वो तो यही बोलते हैं मेरे मेंबर बन नहीं रहे, मैं को चल नहीं रहा, मेरे से तो हो नहीं रहा। अरे आप मेंबर बनाने के लिए नहीं आए हैं, इस कंसेप्ट को समझिए। एक व्यक्ति जितनी की कमाई पूरी जिंदगी में करता है, यदि एक बड़ा सा नेटवर्क बन जाए तो उतनी कमाई तो महीने की आनी शुरू हो जाती है सर। रवि शर्मा के पिताजी ने काम शुरू किया था। आज रवि शर्मा जी स्टेज पे आके 10 मिनट बोलते हैं और 15 मिनट डांस करते हैं। महीने की कमाई कितनी है सर? 50 लाख रुपए। 50 लाख रुपए कहां से हुआ? क्योंकि नेटवर्क बहुत बड़ा है। इसलिए संतुष्ट उपभोक्ताओं का नेटवर्क, 5-7 साल की डेडिकेटेड वर्किंग, वो पूरी जिंदगी की इनकम के बराबर की आपको मालिक बना सकती है, यदि डेडिकेशन के साथ 5-7 साल ईमानदारी से काम किया जाए तो। वाह, समझ में आया सर आरसीएम की ताकत? अब जिसको ये लग जाती है, समझ में आ जाती है, फिर रुकने वाला नहीं। इसलिए मैं कुछ पॉइंट आपके बाद बीच में शेयर कर रहा हूँ कि कैसे हम उस प्रकार से काम करें। आरसीएम का कंसेप्ट क्या है, ये जिंदगी में क्या दिला सकता है, आपने प्लान देखा होगा। मैं थोड़ा सा आपको, क्योंकि हर मीटिंग में मैं स्लाइड जरूर दिखाता हूँ, यहीं से लोगों की भ्रांति टूटती है, यहीं से लोगों का कंसेप्ट क्लियर होता है, और यहीं से लोग डिसीजन लेते हैं कि आरसीएम इतना बड़ा व्यापार कैसे बन सकता है। ये है हमारे देश की बाजार प्रणाली, बाजार व्यवस्था, जहां से हमारे आपके घरों में रोज हमारी जरूरत का सामान आता है।
जो सामान हमारे घरों में आता है, बहन जी, जो कपड़े आज आप पहने हुए हो, आपकी अपनी दुकान है क्या? आपकी अपनी फैक्ट्री है क्या? नो। कहां से लेके आए? किसी दुकान से बाजार में गए। क्या उस दुकानदार ने इस साड़ी को बनाया था? वो कहीं और से लेके आया। कहने का मतलब ये है, सामान बनता कहीं पर है और यूज कहीं पर होता है, लेकिन इस बनाने वाले को और यूज करने वाले को ये बाजार व्यवस्था कनेक्ट करती है। राइट? हम जाते हैं किसी दुकान पर, ये दुकानदार अपने सामान को लेता है किसी बड़ी दुकान से, बड़ी दुकानदार वाला किसी बड़ा एजेंट से, बड़ा एजेंट किसी स्टेट डिस्ट्रीब्यूटर से, और स्टेट डिस्ट्रीब्यूटर माल उठा लेता है कंपनी से। ये तरीका है। इस प्रोडक्ट का ग्राहक को पता कैसे चले? हमारे सामने टीवी होता है, विज्ञापन करने वाले होते हैं, सोशल मीडिया होता है, फेसबुक होता है, बताते हैं आकर के हमें कौन सा सामान इस्तेमाल करना है। हमें तो पता नहीं है, बट वो लोग बताते हैं। कौन? जो उस प्रोडक्ट को यूज भी नहीं करते। कमाल देखिए, हमारे देश की कितनी विडंबना है, विज्ञापन का कितना बड़ा चमत्कार है। वो व्यक्ति हमें उस प्रोडक्ट को यूज करने की सलाह देता है जिसके घर में वो प्रोडक्ट जिंदगी में कभी आया नहीं। सन्नी देओल मसूरी करता है दमदार ट्रैक्टर सोनालिका, क्योंकि रोज जाके खेती करता है। महेंद्र सिंह धोनी ऐड देता है टीवीएस मोटरसाइकिल, क्योंकि उसके पास कारवार तो है नहीं, वो तो मोटरसाइकिल में चलता है ना। माधुरी दीक्षित ऐड देती आकर के, मेरे गोरे पंखा राज लक्ष्य, क्या वो लक्ष्य में आती होगी? ये इस मार्केट की नेचर है सर। ये मार्केट ऐसे ही चल रही थी, ऐसे ही चल रही है और ऐसे ही चलेगी। इस मार्केट में जो भी प्रोडक्ट कंपनी में बनता है, उस पे दो प्रकार के खर्चे जुड़ते हैं, मिडिल मैन का प्रॉफिट और विज्ञापन वालों का खर्चा, है ना। विज्ञापन वाले फ्री में तो ऐड करेंगे नहीं, 2 4 5 करोड़ बोलेंगे, कुछ प्रॉफिट ये जोड़ेगा, कुछ प्रॉफिट ये जोड़ेगा, कुछ प्रॉफिट ये जोड़ेगा। यदि कंपनी में प्रोडक्ट 100 रुपए का बनकर तैयार हुआ तो ग्राहक तक आते आते इनका प्रॉफिट जुड़ते वो प्रोडक्ट 200 रुपए का हो जाएगा। 50% पैसा इस व्यवस्था में जाएगा ही जाएगा। ये इस मार्केट की नेचर है। समझ में आ गया? हम जो भी सामान लेके आ रहे हैं उसमें आधा पैसा प्रोडक्ट का है और आधा पैसा इस बाजार का है, ऐसे ही। और हमारी मजबूरी है, क्योंकि हमारे पास कोई और विकल्प, ये अच्छा दे, खराब दे, महंगा दे, सस्ता दे, कच्चे बिल से दे, पक्के बिल से दे, नगद में दे, उधार में दे, जैसा मर्जी दे, मुझे सामान तो बाजार से ही लेना, क्योंकि मेरे पास कोई दूसरा विकल्प नहीं। यानी कि मेरे खून पसीने की कमाई का आधा पैसा मुझे बाजार में देना ही पड़ेगा, मेरी मजबूरी है। क्लियर है सर? 140 करोड़ लोगों की मजबूरी है सर। भारत की जनसंख्या 140 करोड़ सभी ग्राहक है। 140 करोड़ लोग जब इस बाजार से सामान खरीदेंगे, इस बाजार का टर्नओवर कितना बड़ा होगा, कैलकुलेट करके देखिए। और आंकड़े ये बताते हैं, आज इंडियन मार्केट दुनिया की सबसे बड़ी मार्केट बन चुकी है। आज दुनिया का हर कंट्री, हर ब्रांड भारत में मिल जाएगा सर, बड़े बड़े सिटीज में। क्यों? क्योंकि ये मार्केट बहुत बड़ी है। आज इंडियन मार्केट 65 लाख करोड़ की हो चुकी है। कितने की हो चुकी है सर? 65 लाख करोड़ की मार्केट किसने बनाई है? हमने, ग्राहक ने। इस व्यवस्था में सभी लोग कमा रहे हैं। विज्ञापन वाला भी कमा रहा, होलसेलर भी कमा रहा, स्टेट डिस्ट्रीब्यूटर भी कमा रहा, कंपनी वाला भी कमा रहा, बेचने वाला भी कमा रहा, सिर्फ एक व्यक्ति को छोड़ करके, दैट इज कस्टमर। इस पूरी व्यवस्था में हर व्यक्ति अर्नर है, सिवाय कस्टमर को छोड़ करके। हेलो, जो व्यक्ति इस मार्केट को चला रहा है, जो इसके टर्नओवर को बढ़ा रहा है, जो इस मार्केट को गति दे रहा है, वो इस मार्केट में हिस्सेदार, क्योंकि इस मार्केट की नेचर ही ऐसी है। आज से 60-70 साल पहले अमेरिका में एक व्यक्ति के, एक भले आदमी के दिमाग में एक विचार आया कि यदि मैं सीधा इससे मिलूं तो इस मार्केट का विकल्प बदल सकता है। मैं सीधा इस ग्राहक से मिलूं कि भैया मैं आपको प्रोडक्ट दूंगा, ये सारी व्यवस्था की जिम्मेदारी मेरी, ओरिजिनल की गारंटी, पक्के बिल के साथ दूंगा, नकद में दूंगा, बाजार से सस्ता दूंगा। बस एक काम आप कर लो, इस पार्ट को आप कर लो, आपको मेरा सामान कैसा लगा, यूज करके अपने भाई को, पड़ोसी को, दोस्त को, रिश्तेदार को बता दो, मुझे टीवी वालों के पास जाने की जरूरत नहीं। और यदि आप ये काम कर लो तो ये व्यवस्था का विकल्प निकल सकता है।
ये जिम्मेदारी मेरी, ये जिम्मेदारी आपकी। और यदि विकल्प निकल गया तो जो पैसा बीच में जा रहा है उसका 45% का मालिक मैं आपको बना सकता। ये है डायरेक्ट शेयर, ये है आरसीएम। आरसीएम क्या है? सीधी बिक्री प्रणाली। अब आपको इस बाजार से सामान लेने की जरूरत नहीं है, क्योंकि एक नया विकल्प हमारे पास आ गया। यदि मैं इस दुकान पे जाना बंद कर दूं और इस दुकान से सामान लेना शुरू कर दूं, यहाँ भी बहुत सारी दुकानें, जैसे यहाँ पर दुकानें हैं, ऐसे यहाँ पर भी हमारी 12-15 हजार दुकानें जहाँ पे ओरिजिनल प्रोडक्ट मिलेंगे। तो क्या होगा, यदि मैं यहाँ से सामान लेता था तो टर्नओवर इस मार्केट का बनता था, यदि मैं यहाँ से लूंगा तो टर्नओवर इस मार्केट का बनेगा। सिंपल है ना? फर्क क्या है? इस मार्केट के टर्नओवर का 45% इन लोगों में बटेगा और इस मार्केट के टर्नओवर का 45% हमारे और आपके बीच में बटेगा। अब मुझे एक फैसला करना है कि मेरा टर्नओवर यदि इस बाजार को बढ़ा रहा है तो ये बाजार बड़ा बनता जा रहा है और बड़ा बन जाएगा, और यदि मेरा टर्नओवर इस बाजार को बढ़ा रहा है तो मैं बड़ा बन सकता हूँ, मेरी इनकम नहीं बन सकती है। तो मुझे फैसला करना है कि मुझे सामान यहाँ से लेना चाहिए, यहाँ से लेना चाहिए, कहाँ से लेना चाहिए, कहाँ से लेना चाहिए। और यदि मैं आरसीएम से लेता हूँ तो क्या फर्क पड़ेगा? मैं एक उदाहरण के माध्यम से आपको बता देना चाहता हूँ और आपको बड़ा इजी लगेगा। बहुत सारी बहनें पहली बार आई हैं, उनको बड़ा अच्छा लगेगा। आप या मैं अपना उदाहरण दे रहा हूँ, मैं इस दुकान पे पिछले 20 साल से सामान ले रहा था। मेरे घर का सारा सामान इसी दुकान से आता है। ये करियाने की बहुत अच्छी दुकान है और ये करियाना वाला व्यक्ति बहुत ईमानदार है, कभी भी नकली सामान भी नहीं लेता है, रेट भी ज्यादा लगाता है। इसलिए पिछले 20 साल से मैं इसका पक्का ग्राहक। और इसकी दुकान पे इतनी भीड़ रहती है कि शहर के अच्छे अच्छे लोग इसी दुकान से सामान लेते हैं, क्योंकि इसके रेट भी ठीक है और क्वालिटी भी अच्छी है। दुकान चल रही है, भीड़ लगी रहती है। पहले अकेला बैठता था, अब इसका बेटा भी बड़ा हो गया, उन्हें पढ़ाई छोड़ के वो भी दुकान को संभालता है। मेरी बात समझ आ रही है? पिछले महीने मेरे घर वालों ने मुझे कहा इस बार घर का सारा सामान खत्म हो गया है, आप लाए नहीं, जाइए पहले सामान लेके आइए। उन्होंने मुझे पर्ची बना दी, एक थैला दे दिया, मैंने अपनी मोटरसाइकिल उठाई और मैं इस दुकान पर पहुंच गया सामान लेने के लिए। यह लड़का मुझे जानता है, जब मैं गया तो इसका पिताजी तो दुकान पे नहीं था, वो लड़का दुकान पे था। उसने जाते पूछा अंकल जी आइए क्या क्या चाहिए, मैंने पर्ची थमा दी, बेटा ये सामान मुझे चाहिए। उसने दुकान से सामान निकाला, ये मसाला, ये हल्दी, ये मिर्ची, ये नमक, ये बिस्कुट, जो भी चीजें थी, मैंने वो सामान लिया, थैला पैक किया और उसने पर्ची पे टोटल किया और बिल बना 5000 रुपए का। कितने का बना? मैंने 5000 रुपए दिए, थैला लिया, बाइक स्टार्ट करी और मैं निकलने ही वाला था, तभी उसका पिताजी आ गया और उसके पिताजी ने आते बच्चे से पूछा क्या हुआ, और बच्चे ने तुरंत जवाब दिया 5000 की बिक्री हुई, 5000 की सेल हुई, 5000 का व्यापार हुआ। यही कहेगा? क्यों हुआ 5000 का व्यापार? क्योंकि मैंने 5000 की खरीदारी की थी। हेलो, इसका मतलब ये हुआ कि मेरी खरीदारी किसी और का व्यापार बनती है। क्लियर? मेरी खरीदारी किसी और का व्यापार। मुझे क्या लेना, मैं अपनी बाइक स्टार्ट करी, मैं चल पड़ा और रास्ते में आ रहा था, दरोगा जी मुझे मिले, ये मेरे अच्छे मित्र हैं और इन्होंने कहा सर कहाँ से आ रहे हो? मैंने कहा दरोगा जी सामान लेकर, घर का सामान खत्म हो गया था। कहाँ से लेके आए? मैंने बताया अरे सर आप वहां मत जाइए, हमारे यहाँ पर रोबोटगंज में एक बहुत बढ़िया दुकान खुली है, ओरिजिनल प्रोडक्ट बाजार से सस्ता, बिना मिलावट का, घर की बीमारियों को दूर करने वाला, MRP से 20% कम रेट पे 6 महीने बाद हुई। इन्होंने मुझे बहुत सारी अच्छी अच्छी बातें बताई, मैं इनकी बातों में आ गया और मैंने कहा चलो सर अगली बार मैं आपके यहाँ से ले लूंगा। तो कहा सर ऐसे नहीं, मैं आपका कार्ड बना देता हूँ। इन्होंने मुझे ID नंबर जनरेट किया, मेरा कार्ड बनवाया और अगले महीने सामान की फिर जरूरत पड़ती थी। तो इस महीने मेरे घर में फिर सामान की जरूरत पड़ी, मैं इस बार यहाँ पे नहीं गया, मैं यहाँ पे गया। समझ आया? वही सामान मैं यहाँ से लेने गया, एक लड़का बैठा हुआ था वहाँ दुकान पे, उसने कहा बताइए सर क्या क्या चाहिए? मैंने कहा भाई ये चाहिए। उन्होंने कहा आपका नंबर बताइए। जो दरोगा जी ने मुझे नंबर दिया था वो नंबर बताया, मैंने सारा सामान लिया, वही सामान जो पिछले महीने वाला था। पिछली बार बिल बना था कच्ची पर्ची पे, इस बार बिल बना कंप्यूटर पे। हेलो, पक्का बिल जिसमें सरकार को टैक्स जाएगा। उसने टैक्स की चोरी की थी, इसने सरकार को टैक्स दिया है और वो टैक्स मैं नहीं दे रहा, टैक्स कंपनी दे रही है और टैक्स देने के बाद भी मेरा सामान बाजार से सस्ता पड़ता है। हेलो, और जैसे मैंने कहा भैया कितना बना, उन्हें टिक 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 पर्ची निकाल कर सर 5000 रुपये बना।
कितना बना? पिछले महीने कितने का बना था? इस बार भी कितने का बना? और जैसे ही 5,000 का बिल बना, मेरे मोबाइल पर एक मैसेज आया, योर बिजनेस इज 5,000 रुपीज। हेलो, मेरा 5,000 का जो बिल बना वो मेरा बिजनेस बना सर, मेरा व्यापार बना। आज तक मेरी खरीदारी किसी और का व्यापार बनती थी। ये दुनिया का 8वां अजूबा है जब मेरी खरीदारी मेरा व्यापार बना। और बात यहां पे खत्म नहीं हुई। मुझे अच्छा लगा तो मैंने ये चर्चा अंगद जी के साथ करी कि यार आप भी वहां से मत यहाँ से लीजिए, और अंगद जी भी मेरी बात से सहमत हो गए और इन्होंने भी 4,000 का सामान ले लिया। तो कमाल देखिए, इनकी खरीदारी, इनका व्यापार 4,000 का, मेरा व्यापार हो गया 9,000 का। मैंने कोई दुकान नहीं की, मैंने कोई सामान नहीं बेचा, मैंने तो सिर्फ इनको बताया था। और अंगद जी ने आगे उनको बता दिया, बबलू जी को बता दिया, और बबलू जी ने भी 4,000 का सामान ले लिया। तो क्या हुआ? बबलू जी का व्यापार 4,000 का, इनका 8,000 का, मेरा। यदि ये सिलसिला बढ़ना शुरू हो जाए, हेलो, तो मेरी खरीदारी जो मेरा आज 5,000 का व्यापार बनी है, यदि ग्राहक बढ़ जाए तो ये मेरी खरीदारी मेरा 5 लाख का व्यापारी बन सकती है। मेरी खरीदारी मेरा 50 लाख का भी व्यापार बन सकती है। यदि ग्राहक बढ़ जाए, मेरी खरीदारी मेरा 5 करोड़ का भी व्यापार बन सकती है, और मेरी खरीदारी मेरा 500 करोड़ का भी व्यापार बन सकती है। हमने इस तरीके को इस तरीके में बदला, बस। तो मेरा कहने का भाव क्या है, आरसीएम कोई मेंबर बनाने की स्कीम नहीं है। आरसीएम इस व्यापार के तरीके को इस व्यापार के तरीके में बदलने का एक अभियान है। हेलो, अब आज यहाँ पर जो लोग आए हैं, आपको एक डिसीजन लेके जाना है। यहाँ से खरीदते रहोगे तो पहले खरीद के देख लिया, दादाजी ने भी देख लिया, पिताजी ने भी देख लिया, आप और करके देख लेना। जिंदगी में कुछ फर्क पड़ने वाला है क्या? और जिन लोगों ने यहाँ से शुरू किया, अभी आपके सामने खड़े थे कि टायर पंचर लगाता था, आज अपनी गाड़ी में चलता है। सिर्फ क्या किया? खरीदारी का तरीका तो बदला। तो कौन से तरीके से खरीदारी करनी चाहिए? कैसे करनी चाहिए? अपने किसका बड़ा विजन दे दूं आपको? खरीदारी क्या बन सकती है यदि हम इस मिशन को आगे बढ़ाएं, जन जन तक पहुंचाएं, भारत में फैलाएं, और जिस दिन भारत में सिर्फ 10% लोगों को भी ये तरीका समझ में आ जाए, सबको नहीं, सिर्फ 10% लोगों को, 90% तो यहीं से लेंगे, सारे यहाँ आने वाले, क्योंकि बहुत सारे लोगों ने तो ठेका ले रखा है इनकी दुकान को चलाने का। और कई तो ओपन बोल देते हैं, नहीं सर मैं नहीं मानने वाला, ये मेरी खानदानी दुकान है, दादाजी भी यहीं से लेते थे। बड़ा चौड़ा होकर बोलता है, जब दादाजी लेते थे तब दुकान इतनी सी थी, पिताजी लेते तब इतनी हो गई, और अब मैं भी इतनी बड़ी हो गई। दुकान बड़ी होगी, दुकान वाले बड़े होंगे, बाजार वाले बड़े होंगे, विज्ञापन वाले बड़े होंगे, लेकिन ये भाई साहब वहीं का वही है। हेलो, मैं कहता हूँ 90% लोग नहीं आएंगे, मत आने दो। यदि 10% लोग भी आ गए, क्या हम आप मिलके 5 साल 10 20 साल के बाद 10% लोगों को भी कन्वर्ट नहीं कर सकते सर? और कर दिया तो खेल कितना बड़ा हो जाएगा। ये 65 लाख करोड़ की मार्केट जो इनकी है, इसमें से 90% इनकी होगी और 10% हमारी होगी सर। और 65 लाख करोड़ का 10% बनता है सर 6.5 लाख करोड़। आज यदि आप इस इंडस्ट्री को समझते हैं, आज दुनिया में डायरेक्ट सेलिंग का सबसे बड़ा टर्नओवर अमेरिका में होता है सर। अमेरिका की कुल आबादी मात्र 33 करोड़ है, बट वहां डायरेक्ट सेलिंग का 1 साल का टर्नओवर 3.5 लाख करोड़ होता है। और उसका परिणाम यह है, आज वहां कई हजार लोगों के पास अपने डायरेक्ट सेलिंग से खरीदे गए हेलीकॉप्टर और एयरक्राफ्ट हैं। आज वहां कई सारे लोगों की महीने की इनको 5-5, 10-10, 20-20, 50-50 करोड़ रुपए की है सर। हेलो, कोरिया जैसा कंट्री जहाँ की पॉपुलेशन मात्र 5 करोड़ है, वहाँ डायरेक्ट सेलिंग का सालाना टर्नओवर 1.5 लाख करोड़ का है। तो थोड़ा सोचिए, तो जब 5 करोड़ की आबादी वाले कंट्री में टर्नओवर 1.5 लाख करोड़ का हो सकता है, तो क्या 145 करोड़ की आबादी वाले देश में 6.5 लाख करोड़ का नहीं हो सकता सर? और प्लान क्या कहता है, इस टर्नओवर का 50% इन लोगों में बंटता है और इस टर्नओवर का 45% हमारे और आपके। यदि थोड़ा बहुत कैलकुलेशन करना आता है तो 6.5 लाख करोड़ का 45% निकाल के देखिए सर, 3 लाख करोड़ बनता है।
3 के बाद 5 जीरो और 5 के बाद 7 जीरो। पहली बार कितने लोग आए? पहली बार आए। अरे ग्रेट। यदि इस 3 लाख करोड़ का इतु सभी आ गया तो जिंदगी उस मुकाम पर जा सकती है जिसकी कभी कल्पना भी समझ में आया। इसलिए इसको छोटा मोटा काम मत मानिए सर, शुरुआत छोटे से होती है। बताने वाला जानकार है ना, पड़ोसी है, उसने पहले कुछ किया नहीं, अरे किसी ने बताया क्या फर्क पड़ता है, बता तो वो थोड़ा दिया ना, रास्ता तो वो थोड़ा बता दिया, सोने की खान खोदने का रास्ता बता दिया, खोदनी तो अपने को पड़ेगी सर। उस व्यक्ति ने बता दो भैया सोने खा रहे हैं यहाँ पे, लेकिन खोदनी किसको पड़ेगी? हमें। तो समझिए एक छोटा सा डिसीजन, क्या 1 डिसीजन ऑफ चेंजिंग ना मेथड ऑफ परचेजिंग, सिर्फ खरीदारी करने का तरीके की दुकान बदल के हम बाजार के 45% के मालिक बन सकते हैं। बनना चाहते हैं सर? बनना चाहते हैं? यदि बनना चाहते हैं तो फिर इस काम को करने के लिए क्या करना होगा? अब हम आते हैं इस मीटिंग के लास्ट पार्ट के। काम जोरदार है, करना चाहिए, लेकिन ये ध्यान रखिए सर, यदि सही तरीके से नहीं करोगे तो फिर कुछ होने वाला नहीं। तो लास्ट वाला स्विच जो सबसे लास्ट वाला है उसको बंद करना, लास्ट वाला नीचे वाला है, पहले वाला बंद करना, ऑन करना। क्या भाई? इधर ये वाला लास्ट वाला, इधर सबसे लास्ट दूसरा स्विच ऑन कीजिए, दूसरा वाला इसका है ये ओके, ठीक है। अब बंद कर दिए दूसरा वाला। देखिए अब कौन सा वाला बंद हुआ? वो था अब मैं तो प्रैक्टिकल तरह ये बल्ब जल रहा था, बंद हो गया, अंधेरा हो गया, तो मैं इसको जलाना चाहता, राइट सर? लास्ट वाला स्विच ऑन, लास्ट वाला जला सर? नहीं जला। बटन तो ऑन किए, जला नहीं। इसका मतलब क्या हुआ? बटन दबाने से बल्ब नहीं जलता है सर, सही बटन दबाने से। तो बटन दबाने से बल्ब नहीं जलता है, सही बटन दबाने से। उस बटन को मैं 10 बार दबा लूं, 50 बार दबा लूं, 2 दिन दबाए रखूं, कुछ भी होने वाला नहीं है। इसलिए कामयाबी का मंत्र है सही बटन दबाना सीखिए। आइए बात करते हैं आज की मीटिंग के लास्ट पार्ट की कि मुझे इस सिस्टम में कामयाब होना है तो मुझे क्या क्या करना पड़ेगा। कामयाब होने के लिए कोई छू मंत्र नहीं है सर, सीढ़ियों से चढ़ना है। जैसे आप शुरू करते हैं, आप आरसीएम का प्रोडक्ट परचेज करते हैं, आप एसोसिएट बार बनते हैं, थोड़ा सा काम करते हैं, क्लाइंट के साथ संग में सीखते हैं, आपका वाइटल का लेवल आता है, आप वाइटल बन जाते हैं, थोड़ा सा और टीम बड़ी करते हैं, उनके नीचे वाइटल आते हैं, आप आरसीएम के रोल टीचर बन जाते हैं, थोड़ा सा और काम करते हैं, उनके नीचे बिजनेस बढ़ता है, आप आरसीएम के टेक्निकल जोर बन जाते हैं, थोड़ा सा और काम करते हैं, आपका बिजनेस बढ़ता है, आपके नीचे टेक्निकल आता है, आप राइजिंग कोर बन जाते हैं, फिर थोड़ा सा और काम करते हैं, आप आरसीएम के कोर बन जाते हैं। क्लियर हो गया? अब मैं थोड़ा, क्योंकि बता तो 2 मिनट में दिया, लेकिन लगेंगे 15 साल 10 साल हो जाएंगे। लेकिन मैं आज आपको क्या बताना चाह रहा हूँ, ये काम तो आप कर लोगे, प्रोडक्ट परचेज किया। पहली बात तो जितना लोगों को बताओगे, सारे के सारे प्रोडक्ट परचेज करने वाले, बहुत सारे ना करने वाले, सलाह देने वाले, है ना, और तरह की बातें करने वाले नहीं, लेकिन कुछ लोग आ जाएंगे। मैं जो बताना चाह रहा हूँ, सारे के सारे लोग जो ज्वाइन किए हैं वो सारे के सारे वाइटल नहीं बनेंगे, नहीं बनेंगे। तो कौन बनेगा? जो वाइटल अचीवर, जो डिस्ट्रीब्यूटर, एक्टिव डिस्ट्रीब्यूटर होगा वो बनेगा वाइटल अचीवर। तो यदि मुझे वाइटल अचीवर बनना है तो मुझे आरसीएम का एसोसिएट बार नहीं बनना है, एक्टिव एसोसिएट। एक्टिविटी करनी है, मुझे लिस्ट बनानी है, क्लाइंट से बात करनी है, फोन कॉल करना है, प्लान दिखाने जाना है, घर पे 4 लोगों को बुलाना है, कोई किताब पढ़नी है, कोई कैसेट सुननी है, प्रोडक्ट की जानकारी लेनी है। और मैंने ये काम किया तो मैं बन गया आरसीएम का वाइटल अचीवर। लेकिन अगली बात फिर सुनिए, सारे के सारे वाइटल रोयल्टी बनेंगे? केवल जो एक्टिव वाइटल है वो रोयल्टी जीरो बनेगा सर। जैसे मैं वाइटल बना, मुझे वाइटल बनने के बाद एक्टिव वाइटल बनना है। मेरी टीम में कौन सा डेप्थ पॉइंट है, किन लोगों को प्लान दिखाना आ रहा है, कौन से होमी ठीक कर रहे हैं, किन की डिस्प्ले वालों पर हो रही है, कौन से कंसिस्टेंसी में, कौन से डायमंड कलर में है, ताकि मेरी टीम के कुछ एसोसिएट बायर वाइटल बन जाए। और जैसे ही मैं कुछ एसोसिएट बायर का वाइटल बनाऊंगा, मैं बन जाऊंगा।
अगली बात फिर भाई, सारे रॉयल्टी अचीवर टेक्निकल नहीं बनेंगे, और जो एक्टिव रॉयल्टी अचीवर है आरसीएम का टेक्निकल अचीवर, तो मुझे मेरे वाइटल अचीवर को सिखाना है, उनके बिजनेस को ग्रो करना है, उनकी ब्रांचेस को ग्रो करना है, उनको लीडरशिप उनकी डेवलप करनी है, टीम को हैंडल करना सिखाना है। और जैसे ही मेरी टीम में कुछ हो रहा है, रॉयल्टी अचीवर टेक्निकल बनेंगे, मैं बन जाऊंगा आरसीएम का राइजिंग कोर। सारे राइजिंग कोर नहीं बनेंगे, मैं बन जाऊंगा जैसे मेरी टीम में राइजिंग कोर आएंगे। मेरा कहने का मतलब क्या है, जब आप अपने आप को उस लेवल के वाइटल रॉयल्टी टेक्निकल एक्टिविटी के साथ जोड़ देते हो तो आप अगले मुकाम पर आ जाते हो। लेकिन इस बिजनेस की एक नेगेटिव बात भी है, कई सारे लोग यहाँ तक भी पहुँच जाते हैं, यहाँ से बैक मार जाते हैं, कई यहाँ से बैक मार जाते हैं। मैंने एक लाइन बोली थी, यदि आज आपने मेरी बात को ध्यान से सुना और ईमानदारी से सिस्टम पे काम किया तो मैं आपको वादा के साथ बोलता हूँ, आने वाली पीढ़ियों को पैसे के लिए काम करना नहीं पड़ेगा। हम उसको थोड़ा सा सुधारना चाहते हैं, यहाँ पर जाके नहीं, यहाँ पर जाने की बात करें। यदि आप अपने आप को यहाँ तक ले जा पाए तो मैं गारंटी के साथ एफिडेविट पर लिख के दे सकता हूँ, अगली पीढ़ियों को पैसे के लिए काम करना क्योंकि जैसे आप यहाँ पर पहुंचोगे उसके बाद आप काम करो ना करो, सन्यासी बन जाओ, हरिद्वार चले जाओ, कोई फर्क पड़ने वाला हिमालय पे जाके बैठ जाओ, गंगा जी में स्नान, जो मर्जी बन जाओ, लेकिन यहाँ तक आपको एक्टिव रहना, क्योंकि यहाँ जाने के बाद ये जो आपने आरसीएम की आईडी ली है ये ट्री बनना शुरू हो जाता है, और इतना बड़ा ट्री बन जाता है, ये बन जाता है सर पैसों का पेड़, जहाँ पर 24 घंटे दिन रात ये नोट टप 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 आपके घर में आना। कितने लोग अपने घर में ऐसा पेड़ लगाना चाहते हैं? लगाना चाहते हैं? आज एक वादा करके जाइए, अपलाइन से लड़ाई हो जाए, टीम से लड़ाई हो जाए, पीयूष वाले से लड़ाई हो जाए, कितनी दिक्कत है, यहाँ पर जाने से पहले ना रूठने वाला हूँ, ना हारने वाला हूँ, ना रुकने वाला हूँ। क्या ऐसा वादा कर सकते हैं? क्योंकि बच्चे का एडमिशन स्कूल में करा दिया, बैग भी दे दिया, ड्रेस भी सिलवा दी, किताब भी दिलवा दी, अब बच्चा पढ़ेगा नहीं तो अपने आप थोड़ी पास हो जाएगा, है ना? आपके शहर का सबसे अच्छा स्कूल, टीचर बहुत शानदार, स्कूल में पढ़ाने का माहौल बहुत अच्छा, लेकिन उन सारी चीज़ों के साथ अब बच्चे को स्कूल में जाके सीखना है, पढ़ना है, डिसिप्लिन होना है, होमवर्क करना है, एक्शन करने हैं, सही बटन दबाना है। तो वो 7 कौन सी एक्टिविटीज हैं, वो 7 कौन से ऐसे काम हैं जो एक व्यक्ति को इस सिस्टम में आके करने चाहिए ताकि वो अपने आप को आरसीएम का कोर लीडर बना सके। अब वो जवानी याद करोगे तो बात नहीं बनेगी, लिखने की आदत डालनी है। हमारे से गलती क्या होती है कि हम जवानी सोचते हैं याद रह जाएगा। पिछले महीने की 18 तारीख को आपने क्या खाना खाया तो बता सकता कोई? 1 अप्रैल को कौन सा खाना खाया? सारी चीजें याद नहीं रहती सर। अच्छा 10 दिन पहले रास्ते में आपको कौन मिला था, याद है कुछ ना? तो यही गलती हमारे काम, जवानी कोशिश करते हैं और उसका परिणाम क्या मिलता है कि हम बात कुछ और होती है, नीचे तक कुछ और पहुंचा पाते हैं। इसलिए लिखने की आदत डालिए, टूल्स का इस्तेमाल करने की आदत डालिए। जितने ज़्यादा टूल्स का, बुक्स का, कंटेंट का, डायरी का यूज़ करें ना, उतना सामने वाले को लगेगा भी यार ये अच्छा लीडर है, इसको जानकारी है और ये मुझे भी कामयाब कर देगा, वो भाव आपका आना चाहिए। तो मैं बात कर रहा हूँ आज के सेशन का लास्ट पार्ट, यदि मुझे आरसीएम में सफल होना है तो मेरे अंदर ये 7 खूबियाँ होनी। सबसे पहला काम, बी 100% प्रोडक्ट यूजर। बिना प्रोडक्ट यूज किए आरसीएम में कामयाब हो जाएंगे क्या? क्यों? मैं काम तो खूब कर रहा हूं, तो फिर पैसा क्यों नहीं आएगा? नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा? यहां पर पैसा वो आता है जो बाजार में जा रहा था। यदि आपके घर में सामान बाजार का आ रहा है तो टर्नओवर बाजार का बन रहा है, और बाजार का टर्नओवर में ना हमारा हिस्सा था, ना है, ना होगा। लोगों से ही गलती हो जाती है कि आरसीएम का मैं डिस्ट्रीब्यूटर हूँ और सामान तो सर बाजार का लूंगा, तो भैया फिर पैसा बाजार वालों के पास, आपके पास नहीं आएगा।
मेरे घर में पैसा इसलिए आ रहा है क्योंकि मेरे घर में सारा सामान आरसीएम का आ रहा है, और मेरे घर में सारा सामान आरसीएम का आ रहा है तो मेरी टीम के घर में भी आरसीएम का सामान आ रहा होगा। जैसा मैं करूँगा वैसे टीम करेगी। इसलिए पहला काम है बी 100% प्रोडक्टिव। अब क्यों मैं इस्तेमाल करूं, ये सवाल आएगा। मेरे घर में तो घर की सरसों का तेल इस्तेमाल होता है, तो मैं आरसीएम का हेल्थ कार्ड क्यों लूं? जब तक मुझे प्रोडक्ट की नॉलेज नहीं होगी कि मेरे स्वास्थ्य के लिए क्या सरसों का तेल बेहतर है, क्या देसी घी बेहतर है, क्या सनफ्लावर ऑयल बेहतर है, क्या पाम ऑयल, ये जब तक मुझे पता नहीं होगा रिटर्न में, तो तब तक मैं उसको यूज करने वाला नहीं। तो यदि मेरे पास हेल्थ कार्ड ऑयल की बुक आ जाए, मैं उसमें कंपेरिजन देखूं, डॉक्टरों की ओपिनियन आ जाए, तो सामने वाले को कन्विंस करता हूँ भाई साहब यदि लंबे समय तक स्वस्थ रहना है, बीमारियों से बचना है, हार्ट की प्रॉब्लम से बचना है, एसिडिटी से बचना है, तो इस तेल को इस्तेमाल करना सीखिए। मेरे घर में बाजार का बिस्किट इस्तेमाल हो रहा है और वो बोलता है कि सर इसकी तो टीवी में ऐड आती है, आपके बिस्किट की तो टीवी में ऐड आई नहीं, तो मैं आपका बिस्किट क्यों खिलाऊं? तो आप उसको बताइए भाई साहब आपका बिस्कुट ले गया, उस बिस्कुट आपने पढ़ा तो क्या लिखा, मेड फ्रॉम पाम ऑयल। आज दुनिया का सबसे खतरनाक केमिकल कौन सा है? बट हमारी एक बड़ी बात है सोचने वाली, पूरी दुनिया का सबसे ज्यादा पाम ऑयल का इंपोर्ट करने वाला कंट्री भारत। देखिए कितनी बड़ी विडंबना है। जिस तेल की हेल्थ के लिए जो एक स्लो पॉइजन है, उसके प्रोडक्ट हमारे घरों बच्चों के पास आ रहे हैं। तो यदि मैं सामने वाले को कन्विंस करूं भैया पाम ऑयल से नहीं, ये जो हमारा बिस्कुट है ये आटे से बना हुआ है, डाइटरी फाइबर से बना हुआ है, राइस बना हेल्थ कार्ड ऑयल से बना हुआ, आपका बच्चा और कुछ भी ना खाए तो भी कुछ साइड इफेक्ट होने वाला तो वो आपके प्रोडक्ट को, इसलिए पहला पार्ट है प्रोडक्ट यूजर बनिए, थोड़ी प्रोडक्ट की नॉलेज लीजिए। और अगला काम है, क्योंकि हम पीवी के बिजनेस में हैं, या हमारा पीवी है, बाजार के सामान में हमारा पीवी, बाजार में जितनी ज्यादा भीड़ लगेगी बाजार का पीवी बढ़ेगा, और आपकी टीम में जितने ज्यादा लोगों की भीड़ बढ़ेगी आपका पीवी बढ़ेगा। तो हमें अपना पीवी करना है तो प्रोडक्ट के लोगों को जानकारी देनी है। इसलिए जितने भी हमारे यहाँ से प्रोडक्ट सारा भी जानकारी ले सकते, लेकिन 2 4 5 प्रोडक्ट ले सकते हैं ताकि हम लोगों को बताते। हेल्थ कार्ड ऑयल, राइस ब्रांड ऑयल जो हमारा है, हमारा बहुत जोरदार प्रोडक्ट है गामा ऑयल, जिसने पूरी दुनिया में कमाल कर दिया है। अभी 8 मार्च को दिल्ली में एक प्रोग्राम था, डायरेक्ट सेलिंग की महिलाओं का एक प्रोग्राम था। क्या हमारे बीच में जब कुछ बहनें थी उस प्रोग्राम में, दिल्ली वाले प्रोग्राम 8 मार्च को यहाँ से नहीं गए, थोड़ा सा इन चीज़ों पे कोशिश की जाने की। वहाँ पर दिल्ली की मुख्यमंत्री हमारी चीफ गेस्ट थी, उत्तराखंड के मुख्यमंत्री हमारी चीफ गेस्ट थे, स्मृति ईरानी जी उस प्रोग्राम की चीफ गेस्ट थी, और दिल्ली के हमारे एक सांसद प्रवीण खंडेलवाल जी उसके चीफ गेस्ट थे। तो वहाँ पर जो ADSI हमारी संस्था है जो डायरेक्ट सेलिंग के हितों के लिए काम कर रही है, उसके चीफ सेक्रेटरी स्टेज पे थे। ऑन रिकॉर्ड बात बता रहा हूँ। तो उन्होंने क्या बोला, मेरी बात को ध्यान से सुनना, ऑन रिकॉर्ड है। उन्होंने कहा इस दुनिया में एक ऐसा तेल है जिसका नाम है राइस ब्रांड ऑयल, और दुनिया में सबसे ज्यादा बिकने वाला तेल है, और जापान में तो इस तेल को हार्ट ऑयल के नाम से जाना जाता है। यदि जापान के लोगों की हेल्थी लाइफ है, लंबी जीवन है, तो उसमें सबसे बड़ा रोल इस प्रोडक्ट का है। बट हमारे देश में इस तेल को प्रमोट करने से रोका गया और एक भ्रांति फैलाई गई कि ये तेल तो साबुन बनाने के काम आता है, ये तो ग्रीस बनाने के काम आता है, क्योंकि यदि ये तेल हर घर में चला जाए तो आधी बीमारी को ऐसे दूर हो जाएंगे। बट इस तेल को प्रमोट नहीं होने दिया। उन्होंने कहा मैं आपके माध्यम से आज एक चीज आपको बताना चाहता हूँ, डायरेक्ट सेल ने क्या किया। डायरेक्ट सेल ने ये काम किया, इस तेल को घर घर पहुंचाने का काम किया है। तो डायरेक्ट सेलिंग के लीडर्स ने किया है, आश्रम के लोगों ने किया, ये बहुत बड़ी बात है। उसके बाद उन्होंने बात की न्यूट्रिशन। आज फार्मा इंडस्ट्री जिस तरीके से बढ़ रही है, हॉस्पिटलों की संख्या जिस तरीके से बढ़ रही है, दवाइयों का कारोबार जिस तरीके से बढ़ रहा है, आज हॉस्पिटल में बिजनेस बन चुका है सर। और कई बार तो पता नहीं वो खबर सच्ची है, मुझे मालूम नहीं कि आदमी बड़े हॉस्पिटल में मर जाता है, बताते उसके बाद भी उसकी वो ऑक्सीजन चलती रहती है उसकी, क्योंकि वहाँ तो मिनटों के हिसाब से बिल बनता है। एक बात और उससे ऐसे बोलेंगे, ध्यान से सुना इस बात को। आज फार्मा इंडस्ट्री जिस गति से बढ़ रही है, भारत का हर डॉक्टर, बड़ा डॉक्टर
जब भी कोई पेशेंट उसके पास दवाई लेने जाता है वो पर्ची बनाता है, सब्सक्राइब करता है दवाइयों को, और उस पर्ची में लास्ट में लिखता है मल्टीविटामिन, लगभग लिखते हैं। आज फार्मा इंडस्ट्री का हर व्यक्ति मल्टीविटामिन तो लिख रहा है, बट फार्मा इंडस्ट्री का कोई भी व्यक्ति न्यूट्रिशन को प्रमोट नहीं कर रहा है। क्यों? यदि न्यूट्रिशन प्रमोट हो गया तो आज की बीमारियां तो वैसे ही खत्म हो जाएंगी, और बीमारियां खत्म होगी तो इंडस्ट्री बढ़ेगी कैसे? और उन्होंने स्टेज पे बोला, आज हम केवल न्यूट्रिशन को प्रमोट नहीं कर रहे हैं, इस इंडस्ट्री की ताकत है कि गांव का एक अनपढ़ किसान भी ना केवल न्यूट्रिशन को यूज कर रहा है, बट न्यूट्रिशन की ट्रेनिंग जा करके गांव में दे रहा है। ये हमारी डायरेक्ट और हमने हमारे बीच में प्रोडक्ट है न्यूट्रिशन वुमेन। भारत में 60% से ज्यादा महिलाएं एनीमिक है, उनके अंदर खून की कमी है। एक स्वस्थ महिला में 12 से 16 ग्राम हीमोग्लोबिन होना चाहिए, बट नहीं है। बट आज से हमने डंका बजाया है, एक मिशन लिया है कि 15 करोड़ महिलाओं के हीमोग्लोबिन को पूरा करने का मिशन आज से हमने आपके माध्यम से लिया है। क्या इस मिशन में शामिल होना चाहते हैं? और मैं डंके की चोट पर बोल सकता हूँ, यदि हम हर महिला को इस प्रोडक्ट से जोड़ दें, आप उसको प्रोडक्ट देने से पहले उसका एचबी टेस्ट करा लीजिए, और 15 दिन के बाद 20 दिन के बाद फिर एचबी टेस्ट कराइए, आपको कमाल के रिजल्ट मिलेंगे। क्योंकि इसके अंदर दुनिया का सबसे बेहतरीन आयरन फेरस बिस्ग्लाइसिनेट, जो बाहर जितनी भी आयरन की गोलियां मिलती है उनके अंदर आयरन तो है, बट वो उस क्वालिटी का आयरन, दुनिया का सबसे बेस्ट आयरन जिसका नाम है फेरस बिस्ग्लाइसिनेट, वो इस प्रोडक्ट में डाला गया है। और यदि हम हर महिला तक ये पहुंचा दें, अपनी कॉलेज में जाती बच्चियों को, अपनी 12-14 साल की उम्र में आने वाली लड़कियों को इस प्रोडक्ट से जोड़ दें, तो जिंदगी में जितनी भी समस्याएं हीमोग्लोबिन की कमी से आने वाली होती हैं, मैं दावे से कहता हूं उस बच्ची की लाइफ में वो सारी समस्याओं को होने से रोका जा सकता है। ये आरसीएम के प्रोडक्ट की ताकत है। तो क्या इस पे काम करना चाहिए? और मैंने बोला कि टूल के साथ हमारे पास बहुत सारी किताबें हैं, यदि आप इस किताब को सही ढंग से यूज करना सीख जाए ना सर, तो इसमें बताया गया है, बिल्कुल सिंपल है। आप सामने वाले की आंखों को देख के बता सकते हैं हीमोग्लोबिन कम है या ज्यादा है, उसकी हथेलियों को, नाखूनों को देख के बता सकते हैं, उसकी जीभ को चेक करके आप बता सकते हैं कि उसमें हीमोग्लोबिन है या नहीं है। डॉक्टरी की डिग्री लिए बगैर भी डॉक्टर बनाया जा सकता है सर। और जिस दिन आपने ये सही ढंग से करना आ गया तो लोग, आसपास के लोग आपसे पूछने के आएंगे, भैया मेरी बच्ची में हीमोग्लोबिन कम है, तो बताइए आप क्या रिकमेंड करेंगे। तो यदि आप इस प्रोडक्ट पर सही ढंग से काम करते हो तो आपका बिजनेस बढ़ने की संभावनाएं और ज्यादा हो जाती है। इसलिए कामयाब होने का पहला मंत्र है प्रोडक्ट को यूज करना, प्रोडक्ट को प्रमोट करना, प्रोडक्ट की नॉलेज लेना, और अपनी टीम में रिटेलिंग करने की स्किल डेवलप करना। क्या इस काम को कर सकते हैं? दूसरा जो इम्पोर्टेंट काम है वो है विजन के साथ काम। कई बार ऐसा भी हो जाएगा आपकी टीम काम नहीं करेगी, अपलाइन का ध्यान नहीं रहेगा, आपको कई महीने हो गए फिर भी टीम नहीं बढ़ रही, तो थोड़ा पेशेंस रखिए सर। आप इस बिजनेस में 1 महीने, 2 महीने, 4 महीने के लिए नहीं आइए, आप इस बिजनेस में अपनी आने वाली पीढ़ियों को सिक्योर करने के लिए आइए। तो टाइम लग सकता है, जिसका विजन क्लियर होगा वो रुकने वाला नहीं। मैंने शुरू में उदाहरण दिया था शेर वाला, यदि 10 जिराफ पे वो अटैक नहीं करेगा तो 9 हाथ से निकलेंगे, तो एक पक्का उसके हाथ में आएगा ही आएगा। तो यदि आपका विजन क्लियर है तो आप कभी भी नेगेटिव परेशान होने वाले, जिस व्यक्ति को जानकारी है आरसीएम की तैयारियां क्या हैं, जिस व्यक्ति को पता है डायरेक्ट सेलिंग का भारत में फ्यूचर क्या है, जिस व्यक्ति को पता है वर्ल्ड वाइड डायरेक्ट सेलिंग का डाटा क्या है, उसको आरसीएम का एंड पॉइंट नजर आ रहा है, वो इस चीज को देख पा रहा है। जिस दिन आने वाले समय में बच्चे इसको करेंगे, आने वाले समय बड़े बड़े अच्छे प्रोफाइल के लोग इसको करेंगे। अभी हम 25 मई को युवाओं के लिए प्रोग्राम कर रहे हैं, नेक्स्ट जनरेशन इवेंट का प्रोग्राम कर रहे हैं, किस प्रकार के प्रोफाइल के बच्चे उसमें आ रहे हैं। तो यदि आपका विजन क्लियर होगा ना तो आपको वो चीज दिखाई देगी जो आज आम व्यक्ति को दिखाई नहीं देगी। 2 प्रकार के लोग आते हैं सर, आपको क्या दिखता है आपको वही मिलने वाला है। कुछ लोगों को आज की वर्तमान की समस्याएं, वर्तमान के चैलेंज, वर्तमान के अपडाउन दिखाई दे रहे हैं, लेकिन कुछ लोगों को अपना भविष्य दिखाई दे रहा है। जिसको भविष्य दिखाई दे रहा होता है वो वर्तमान के चैलेंज से कभी घबराता नहीं। इसलिए दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, अपने अपलाइन के पास बैठिए, इन डाटा पे काम कीजिए, और यदि आपका विजन क्लियर हो गया, मैं गारंटी के साथ कहता हूं कोई आपका साथ दे या ना दे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। आप अकेले चल के भी आरसीएम के कोर लीडर बनने की हिम्मत पैदा कर सकते हैं यदि आपका विजन क्लियर है।
इसलिए जहाँ भी जाना पड़े, कंपनी में जाइए, पीयूसी पे जाइए, वर्ल्ड पे जाइए, अपलाइन के पास जाइए, फैक्ट्री विजिट के जो मर्जी कीजिए और अपनी टीम के लोगों की आप ये सारी चीजें करवाइए, सेमिनार में लेके आइए। तो जिस दिन विजन क्लियर हो गया तो उनको अंदर से मोटिवेशन मिलना शुरू हो जाएगा। तो इसलिए दूसरा पार्ट है विजन के साथ काम कीजिए। तीसरा है क्या काम कीजिए? सीखने पर ध्यान दीजिए। मैंने बोला सही बटन दबाना सीखिए और टारगेट लेके काम करने की आदत, क्योंकि शिव खेड़ा जी बोलते हैं जीतने वाले कोई अलग काम नहीं करते, वो हर काम को अलग ढंग से करते हैं। इसलिए काम करने से परिणाम नहीं आएंगे, सही तरीके से काम करने से परिणाम आएंगे। पहाड़ पे कुआं खोदने लग जाओ तो काम तो हो रहा है, तो पानी निकलेगा क्या वहां पे? तो भैया गलत जगह कुआं खोद रहा हूं मैं। तो आपको सही तरीके सीखना है, प्लान कैसे दिखाना, और इन सारी चीजों की जानकारी आपके प्लान आपको दे सकते हैं। जिस दिन आपको जानकारी होगी आप सामने वाले को सुन कर बता दोगे कि ज्वाइन करेगा कि नहीं करेगा, प्लान दिखाने की जरूरत नहीं है। लेकिन वो तब होगा जब आप उसमें एक्सपर्ट हो जाएंगे। एक्सपर्ट कब बनेंगे? जब आप सीखने फोकस करेंगे, और जैसे सीखेंगे उसके बाद लक्ष्य लेकर काम कीजिए। टारगेट क्या है, कंसिस्टेंसी कैसे होगी, 5000 पीवी कैसे होगा, ईगल कैसे आएगा, रोल कैसे आएगा। लक्ष्य लेके काम करोगे ना तो टारगेट लेके काम करने वाले ही दुनिया में विजेता बनते हैं। और किसी एक्सपर्ट ने बोला है केवल दौड़ने वाले विजेता नहीं बनते, लक्ष्य के लिए दौड़ने वाले विजेता बनते हैं। घोड़े ये भी दौड़ रहे हैं, स्ट्रॉन्ग भी खूब हैं, ताकतवर भी खूब हैं, पूरा दिन दौड़ के आ जाएंगे तो कुछ लेके आएंगे क्या? बस ये जब शाम को घर पे आएंगे तो कोई मेडल जीत के आने वाले। क्यों? क्योंकि किसी लक्ष्य के लिए दौड़ रहे थे। तो विजेता बिना लक्ष्य वाले नहीं बनते, विजेता लक्ष्य वाले बनते हैं। लेकिन इसमें दो चीज़ और आपसे बता रहा हूँ, उसका टिकट मैंने आज आपसे नहीं लिया, वो ट्रेनिंग का पार्ट था, फिर भी बता दो। जाना चाहते हैं? लक्ष्य के साथ दो चीजें और ध्यान रखनी है। बिना लगाम वाले घोड़े भी किसी कामयाबी के मंजिल पर पहुंच नहीं पहुंचते, लगाम वाले घोड़े ही हमेशा मंजिल पर पहुंचते हैं। यदि आपकी कोई लगाम ही नहीं है तो भाई कहीं जाने वाले हो, किसी की मानते नहीं, किसी को मानते नहीं, तो फिर कुछ होने वाला नहीं है। एक चीज और, ये लगाम किसी के हाथ में है सर, इस आदमी को काट दो, ये कहीं पर भी जाने वाला। लगाम वाले भी वो घोड़े मंजिल पर पहुंचते हैं जिनकी लगाम किसी मेंटोर के हाथ में होती है। यदि इस बिजनेस में आपका कोई मेंटोर नहीं है, किसी को मेंटोर मानते ही नहीं है, तो भी आप कहीं जाने वाले, घूम फिर कर वापस घर बैठ जाओगे। इसलिए कामयाब होना है तो अपना मेंटर चुनिए, उस व्यक्ति को अपना मेंटर, अपना आदर्श, अपना गुरु बनाइए, ताकि वो आपकी गलतियों को बता सके। यदि गलतियों में उलझे रहे तो कहीं नहीं पहुंच पाओगे। मैंने जो काम किया उसमें क्या गलती रही, क्या मुझे और क्या करना चाहिए था। इसलिए लक्ष्य लेकर काम करने की आदत डालिए, अपलाइन के साथ काम करने की आदत डालिए, और कहाँ पर क्या बोलना है, क्या बताना है, इन चीज़ों में थोड़ा कंट्रोल करने की आदत डालेंगे तो आप सही ट्रैक पर चलना शुरू कर देंगे। ट्रेन में ताकत तो बहुत है सर, वो 20-20, 30-30, 40-40 डब्बों को, कोयले से बराबर 70-70 डब्बों को खींच के ले जाती है, लेकिन वो तभी खींचती है जब वो ट्रैक पे चलती रहे। उसको थोड़ा सा कच्चे में उतार दो, वो 10 कदम ही नहीं चल पाएगी। हेलो, तो आप ट्रैक पे बने रहें। जरूरी है कि आपका कोई मेंटर भी हो, आपको कोई गाइड करने वाला भी होना। इसलिए तीसरा पॉइंट है सीखने पर फोकस कीजिए और लक्ष्य लेकर काम करने की आदत डालिए। चौथा पॉइंट, अपने नेटवर्क को बड़ा करने की प्लान कीजिए। केवल रॉबर्टगंज में घूम के सुबह निकल के शाम को वापस आके बड़ा काम होने वाला नहीं है सर। हेलो, बड़ा काम तब होगा जब आपकी टीम रॉबर्टगंज में भी हो, आपकी टीम वाराणसी में भी हो, आपकी टीम लखनऊ में भी हो, आपकी टीम कानपुर में भी हो, आपकी टीम रांची में भी। धीरे 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 जब आपको पता चलेगा कि मेरे किसी डिस्ट्रीब्यूटर ने वहाँ पर ज्वाइन करवाया है, वहाँ कैसा माहौल है, पीयूसी कैसा है, अपलाइन कब है, मीटिंग, थोड़ा थोड़ा बिजनेस करना शुरू करोगे ना, आपका नेटवर्क पूरे इंडिया में फैल जाएगा। और उस नेटवर्क में कितने लोगों ने ब्रांचेज ओपन किए, कितने नए अचीवर निकलने वाले हैं, डेफ ये आपके अपलाइन सारे आपको समझा देंगे। इसलिए चौथा बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, बड़ा नेटवर्क जितना बड़ा आपका हो जाएगा। मैंने उदाहरण दिया था, 5 रुपए का अखबार यदि 50 लोगों के घरों में जाता हो तो अखबार बेचने वाला चाहे सोने का तार भी लगा के बेचे तब भी अमीर। लेकिन 5 रुपए का अखबार यदि करोड़ों लोगों के घरों में जा रहा है, भले अखबार के कागज की क्वालिटी बहुत अच्छी नहीं है तो भी वो महीने का कई 100 करोड़ का कारोबार कर सकता है। पावर ऑफ नेटवर्क एंड साइज ऑफ
नेटवर्क। इसीलिए नेटवर्क जितना बड़ा आपका होगा उतना आपका बड़ा बिजनेस प्लान दिखाना सीखिए। टीम में प्लान दिखाने वाले लोगों को पैदा कीजिए, उनकी प्लान को परफेक्ट कीजिए, बड़े फंक्शन आयोजन करने काम कीजिए, अलग स्टेशन जाके काम करने आते डालिए। यदि आपने अपना नेटवर्क बड़ा किया तो कहीं से रॉयल्टी आ रही है, कहीं से टेक्निकल आ रहा है, कहीं से वाइटल आ रहा है, कहीं डिस्प्ले वाला ओपन हो रही है, कहीं पीयूसी ओपन हो रहा है, आप कहीं बैठे हैं और पैसा कहीं और से आपके आ रहा है। हेलो। और उसका एक छोटा सा उदाहरण आपको बता दूं। आपकी टीम में किसी व्यक्ति ने अपने भाई को ज्वाइन कर, जो नौकरी कर रहा था कानपुर में, उसने कानपुर में काम को शुरू कर लिया। उसने बहुत सारे लोगों की टीम बनाई, लोगों ने अच्छा लगा और कानपुर वाले ने अपने माँ बाप को ज्वाइन करा दिया पटना में। पटना वाला आपका जानकार नहीं है, पटना वाले ने अपने किसी रिश्तेदार को ज्वाइन करा दिया अहमदाबाद में। कहाँ ज्वाइन करा दिया? अहमदाबाद। आप बैठे हैं रोबर्टगंज में और वो बैठा है कोई, और किसी ने बताया कि आश्रम की चाय की क्वालिटी बहुत शानदार है। बाजार में जितनी भी चाय बिक रही है उनके पीने से बहुत सारे लोगों को एसिडिटी की प्रॉब्लम होती है। ये चाय लकड़ी के रोल पर तैयार की जाती है, चमड़े के रोल पर तैयार की जाती है, हर्बल है, बहुत अच्छी है, आप कितनी बार पियो तो आपको एसिडिटी होने वाली नहीं है। और एक व्यक्ति ने बात सुनी और वो बड़ा प्रभावित हुआ कि यार मुझे तो बड़ी प्रॉब्लम थी, इतनी अच्छी चाय है। उसने पीयूसी पे जाके चाय का पैकेट खरीदा और अपने घर पे अपनी मैडम को बोला आज चाय इस पैकेट से बनी, ये शानदार चाय है। उसकी मैडम ने कैंची से उसको काटा और चाय के 2 कप बनाए, एक अपने लिए और एक अपने हस्बैंड के लिए, है ना। और उस व्यक्ति ने प्लेट में से चाय का कप उठाया और एक चुस्की ली, और जैसे उसने चाय की चुस्की ली उस कप में से 50 पैसे का सिक्का उछला और आपके अकाउंट में ट्रांसफर हो गया। ताकत क्या है? नेटवर्क, बड़े नेटवर्क। इसलिए अपने नेटवर्क को बड़ा करने पर काम कीजिए। 5वां पॉइंट, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट, उस नेटवर्क को एक्टिव बनाइए। मैंने बोला था कि एक्टिव होगा तो ही माउस को संभालेगी, इसलिए आपका नेटवर्क एक्टिव हो। एक बार तालियां बजा लो। हेलो हेलो, राइट सर। चौथा पॉइंट, अपने नेटवर्क को एक्टिव बनाइए। एक्टिव बनाने के बहुत सारे तरीके हैं। अब जब भी मौका मिले अपलाइन से मिलवाइए, अपलाइन की तारीफ कीजिए, कंपनी विजिट कराइए, पीयूसी का विजिट कराइए, प्रोडक्ट की जानकारी दिए, डायरेक्ट जो भी चीजें हैं। बट एक ऐसा पॉइंट जो पूरी दुनिया में नेटवर्क को एक्टिव करने के लिए परफेक्ट माना जाता है, जिसका वहां कभी चूकता ही नहीं है, वो है मीटिंग सेमिनारों में लोगों को लाने की आदत। जिसके जितने ज्यादा लोग मीटिंग सेमिनारों में कनेक्ट रहते हैं उसका उतना ज्यादा नेटवर्क एक्टिव रहता है। ईमानदारी से बताना, आज आपको यहाँ पर आके कैसा लगा सर? अच्छा लगा? ये मेरी वजह से नहीं लगा, ये मीटिंग सेमिनार की कल्चर की वजह से, राइट। तो ये नेचर है कि यदि आपकी टीम मीटिंग सेमिनारों में आती है, मीटिंग सेमिनारों से कनेक्ट रहती है, उनको प्रॉपर नॉलेज मिलती है, सटीक जानकारी मिलती है, माहौल देखने को मिलता है, कामयाब लोगों को सुनते हैं, अपने जैसे लोगों को कामयाबी पर देखते हैं, उनके अंदर भी लगता है कि मैं भी कामयाब हो सकता हूँ, मुझे इस काम को करना चाहिए। और मैंने उदाहरण दिया था कि वत्स साहब ने मेरे ऊपर एक कृपा की कि वो मुझे एक मीटिंग में उठाकर हेलो, यदि मीटिंग में नहीं लेके जाते तो मैं एक्टिव। इसलिए नेटवर्क को एक्टिव करने का एक तरीका है मीटिंग सेमिनारों पे फोकस करने की आदत। क्या कर सकते हैं? अब मीटिंग में टिकट लगता है सर। 2 प्रकार की भ्रांतियां दिमाग में होती हैं। मीटिंग में गए तो टिकट लगेगा और नहीं गए तो टिकट बचेगा। तो फायदा किसमें है? बचाने में है। किसमें है? आज नहीं गया तो 150 रुपये बचे। हेलो, बट अंगद जी में कोई ज्यादा दिमाग तो है नहीं, इन्होंने मेरे कहने से टिकट ले लिया, 150 रुपये लगा लिए। 2 प्रकार के लोग हैं, एक दिमागदार, एक थोड़े से कम दिमाग वाले। तो दिमागदार व्यक्ति तो नहीं आया, उसने क्या किया 150 रुपये, बट अंगद जी में ज्यादा दिमाग वाग है नहीं, इन्होंने 150 रुपये लगाए। और अपलाइन में मैंने कहा अंगद जी ये काम हर महीने का है, हर महीने का, और अकेले नहीं आना है, कम से कम भी 3 लोगों को लेके आना है। लगाइए सर। तो इन्होंने 3 लोगों का और टिकट ले लिया। पहले तो 150 की बात थी, अब 3 और 1 4, तो 150 गुना में 4 कितना हो गया? इन्होंने 600 रुपये लगा लिए
और इंटेलिजेंट आदमी 150 रुपये बचाए। और मैंने बोला अंकल जी हर महीने करना है, पूरी साल करना है और पूरी साल ऐसा ही करना है। तो इन्होंने साल में 600 गुना में 12 7200 रुपये लगाए और दिमागदार आदमी ने 150 गुना में 12 1800 रुपये बचाए। और मैंने कहा ये 5 साल का कोर्स है। अंकल जी ने 7200 गुना में 5 साल में 36,000 रुपये मीटिंग पर लगाए और दिमागदार व्यक्ति ने 1800 गुना में 5 9,000 रुपये 5 साल में बचाए। इतनी बड़ी बचत होगी, घर में 5-7 गाड़ियां आ गई, कई एकड़ जमीन खरीद ली, कई बंगले बन गए। हेलो, फर्क पड़ा? एक फर्क पड़ा है। 5 साल के बाद अंगद जी महीने के 3 लाख रुपए कमा रहे हैं और वो 5 साल बाद आज भी रोल्टे के लिए सोच रहा है। ये खर्चा नहीं है सर। बच्चे को स्वस्थ बनाने के लिए, मजबूत बनाने के लिए माँ रोज दूध लेती है। वो दूध को खर्चे में नहीं लिखती कभी, वो खर्चा नहीं है, वो बच्चे के विकास के लिए जरूरी है। जो माँ बच्चे के दूध को खर्चा माने वो कभी बच्चे को विकास नहीं कर सकती। तो ये जो एक्सपेंसेस है ये आपको टेक्निकल बनाने के लिए जरूरी है सर, आपकी टीम को टेक्निकल बनाने की जरूरी है। जिनका ध्यान टेक्निकल पर होता है वो लोगों को मीटिंगों में गाड़ियां भर भर कर लेके आते हैं, और जिनका ध्यान टेक्निकल पर नहीं होता वो मीटिंगों से बचने की कोशिश करते हैं। और मुझे लगता है रॉबर्टगंज वाले टेक्निकल पर जाने वाले व्यक्ति हैं। छठा पॉइंट, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट, अगले दो पॉइंट बहुत काम के। अब आपने 5 के 5 काम करे। आपने प्रोडक्ट पे काम किया, डायमंड क्लब पे काम किया, विजन के साथ काम किया, अपनी टीम में नेटवर्क को बहुत बड़ा कर दिया, नेटवर्क को एक्टिव किया, नई उल्टी आ रहे हैं। अब तक तो काम बढ़िया चल रहा था, अब काम में कुछ चुनौतियां आनी शुरू हो जाएंगी। अलग अलग दिमाग के, अलग अलग कल्चर के, अलग अलग इंटेलिजेंट, अलग अलग पृष्ठभूमि के बड़े बड़े समझदार लोग आपकी टीम में आना शुरू हो जाएंगे। अब वो इतना आराम से काम करने वाले, खेतीबाड़ी के बारे में जानते हैं, किसान 10 बार ट्रैक्टर चलाता है, पानी डालता है, अच्छा बीज डालता है और तैयार करके जमीन को बीज बो देता है, और बीज अच्छा सा उग भी जाता है। लेकिन 10, 20, 30 दिन के बाद, महीने 2 महीने के बाद कुछ और भी उगना शुरू हो जाता है। क्या बोलते हैं उसको? खरपतवार, घास फूस। क्या घास फूस किसान ने बोया? नेचर है, नेचर अपना काम करती है, तो नेचर घास फूस को उगा देती है। अब यदि किसान जागरूक होगा तो उस घास फूस का समय पे इलाज कर देगा, और समय पे इलाज किया तो फसल लगातार बढ़नी शुरू हो जाएगी। और यदि किसान अनाड़ी है, जागरूक नहीं है, संभालता ही नहीं है, तो कुछ समय के बाद फसल तो रह जाएगी छोटी और घास फूस हो जाएगा। हेलो, यहाँ पर भी वही चीज है। अब कुछ घास फूस उगना शुरू हो जाएगा। लीडर मजबूत है, समझदार है, तो घास फूस का इलाज कर देगा। तो उसका तरीका क्या है? क्रिएट टीम वर्क इन योर नेटवर्क। एक लोगों को एक विचारधारा पर लाना, एक काम पे लाना। मैं किसी पार्टी का व्यक्ति तो नहीं हूं, और आप भी किसी पार्टी के बनते मेरी बात को मत सुनना। अभी सेंटर में एक है बीजेपी पार्टी और एक है अदर्स। हेलो, इस समय बीजेपी का ग्राफ चरम सीमा पर है। एक के बाद एक नए नए डिसीजन, नई सरकारें बनाते जा रहे। क्यों? वहां सबकी नहीं चलती। हेलो, जो ऊपर से आदेश वो नीचे तक इम्प्लीमेंट। सीखा कैसे जा सकता है? सीखा कैसे जा सकता है? जो ऊपर से आदेश वो नीचे तक इम्प्लीमेंट। यदि घर में सभी चौधरी बन जाएं तो घर सही चलेगा? जिस घर में सबकी चलती है वो घर अच्छा नहीं चलता है। सब अपनी अपनी राय किसी की, मैं किसी की गलत राय की बात ही नहीं कर रहा। राय हो सकता है बहुत अच्छी हो, बट डिफरेंट राय कभी भी टीम वर्क पैदा नहीं कर सकती। एक उदाहरण दे रहा हूं। 2005 में, 2004-5 के आसपास ऑस्ट्रेलिया की टीम इतनी बड़ी बन गई थी। अभी डायरेक्ट ट्रेनिंग का महाकुंभ, फ्रेंड्स मीट
जो फरवरी में पटना में हुआ था, कुछ लोग गए थे क्या वहां पे? सोनू समझने के उदाहरण देना आपको बताना चाह रहा हूँ। 2004-5 के आसपास ऑस्ट्रेलिया की टीम इतनी ताकतवर हो गई थी कि दुनिया के किसी भी देश की टीम उनके सामने टिक ही नहीं पाते थे। तो खेलने में कोई मजा नहीं आ रहा था उनको, यार किससे खेले, कोई मुकाबला ही नहीं है। तो उन्होंने आईसीसी को लेटर लिखा कि आप कोई ऐसी मजबूत टीम बना के लेके आओ ताकि मुकाबला करने में मजा आए। तो आईसीसी को लगा कि यार ये बात तो सही कर रहे हैं, तो उन्होंने पूरी दुनिया की ऑस्ट्रेलिया वर्सेस वर्ल्ड 11 एक टीम बनाई। ऑस्ट्रेलिया वर्सेस वर्ल्ड 11, हर देश के टॉप खिलाड़ी, उस देश के टॉप बॉलर, टॉप बैट्समैन, टॉप फील्डर, टॉप कीपर एक टीम में रखे, जो एक एक व्यक्ति मैच की दिशा बदलने वाला था। तो लगा अब मजा आएगा मैच का। जीत गए, वर्ल्ड 11 हार गया। उनको लगा पहली बार थोड़े सेट नहीं होंगे, अलग अलग देशों के प्लेयर हैं। दूसरा वनडे हुआ, ऑस्ट्रेलिया जीत गया, वर्ल्ड 11 हार गया। तीसरा वनडे हुआ, बुरी तरह से वर्ल्ड 11 हार गया। तीनों वनडे कौन जीत गया? ऑस्ट्रेलिया। उसके बाद एक टेस्ट मैच हुआ और टेस्ट मैच में भी वर्ल्ड 11 बुरी तरह से हार गया। अब पूरी दुनिया में यह बात चर्चा में हुई कि यार इतने तगड़े प्लेयर, इतने मजबूत प्लेयर, लेकिन ये फिर भी नहीं जीते। तो एक्सपर्ट ने उस पर रिसर्च किया। तो रिसर्च करने के बाद एक खोज निकली कि कामयाबी टैलेंटेड होने से नहीं आती है, कामयाबी ट्यूनिंग वाले लोगों की वजह से आती है। जितने भी दुनिया के खिलाड़ी थे वो सारे के सारे एक से बढ़कर एक तुरुन खान थे, कोई किसी से कम था ही। बट ऑस्ट्रेलिया की टीम में यदि किसी ने इशारा भी कर दिया ऐसे करना है, तो उन्होंने उसी पे काम किया। इसका मतलब ये हुआ कि कामयाब होने में टैलेंट का रोल नहीं है, टीम वर्क का रोल है। यदि आपकी टीम में टीम वर्क है, भले आपकी टीम के लोग साधारण हैं, वो भी जीत जाएगी। बट यदि आपकी टीम में टीम वर्क नहीं है, भले तुरंत खाना है, तब भी कुछ होने वाला नहीं है। क्योंकि टीम वर्क की वजह से आप वो कर सकते हो जिसके बारे में आपने कभी सोचा नहीं। पत्थर में भी सुराख कर दिया सभी लोगों ने, 4 लोगों ने, क्योंकि इनकी चोट एक जगह पड़ रही है। इट इज कॉल्ड टीम वर्क। क्लियर हो गया सर? तो आज के बाद ये कोशिश कीजिए कि जो आपके अपलाइन ने बोला उस पर ईमानदारी से फॉलो कीजिए, एक होके काम करने की कोशिश कीजिए। और सातवां और लास्ट पॉइंट जो सब पे भारी पड़ने वाला है, ग्रो योर स्किल्स एंड ग्रो योर, अपने लीडरशिप को बढ़ा कीजिए। और मैं बताता हूं कि ये जो लास्ट पॉइंट है, ये सारे पॉइंटों का बाप है। यदि लीडर ग्रो हो गया, लीडर मजबूत हो गया, लीडर मैच्योर हो गया, तो उसकी टीम में टीम वर्क भी होगा। यदि लीडर मजबूत हो गया, उसका नेटवर्क भी बड़ा होगा। यदि लीडर मजबूत होगा, उसका नेटवर्क भी एक्टिव होगा। लीडर मजबूत होगा, उसका विजन भी क्लियर होगा। लीडर मजबूत होगा, उसकी टीम में वॉल्यूम भी होगा, स्केलिंग भी होगी। इसलिए यदि आप अपने आप को लीडर मानते हैं, और लीडर कोई वो नहीं होता जिसमें उसके 2 सींग हो, उसके पूंछ लगी, वैसा नहीं है। जो सीखने पे अपने आप को तैयार कर ले। अप्लाई ने जिस किताब के बारे में बोला, बिना दिमाग लगाए उस किताब को पढ़ा। अप्लाई ने जिस ट्रेनिंग के बोला, उस बिना दिमाग ले उस ट्रेनिंग में बैठ गया। अप्लाई ने जिस एक्टिविटी के बारे में बोला, बिना दिमाग ले उस एक्टिविटी को सीखना शुरू किया। तो आपकी लीडरशिप स्किल बढ़नी शुरू होगी, आपके अंदर स्किल बढ़नी शुरू हो जाएगी, और आप अपनी टीम को वही दे पाओगे जो आपके पास है। मेरे हाथ में क्या है सर? आप मुझे लेना चाहे मैं आपको दूं, तो मैं क्या दे सकता हूं? क्या मैं आपको दूध दे सकता हूं? मेरे पास है ही नहीं। मैं आपको वही दे सकता हूं जो मेरे पास है। जो मेरे पास है ही नहीं, वो मैं आपको कभी दे। लीडर के पास जो होगा वो अपनी टीम को वही दे सकता है, मुझे नहीं दे सकता है। इसलिए हमें सीखना हमारी जरूरत है, क्योंकि हमें टीम को सिखाना है। और सीखने के लिए बहुत सारी किताबें हैं, बहुत सारी वीडियोस, बहुत सारी ट्रेनिंग आपकी जरूरत बनती है। तो क्या आज के बाद इन चीजों फोकस करेंगे? इसलिए मैं लास्ट में बोल रहा हूँ, इसके बारे में लास्ट स्लाइड बात करूंगा। लास्ट में बोल रहा हूँ कि आज हमें एक अपॉर्चुनिटी है, इसको अपॉर्चुनिटी की तरह आपको काम में लेना है। और अपॉर्चुनिटी जिसको काम में लेनी आ जाए वो ही महान बनता है। अपॉर्चुनिटी होना इंपॉर्टेंट नहीं है, संसाधन होना इंपॉर्टेंट नहीं है, संसाधनों का सही प्रयोग करना आना इंपॉर्टेंट है। इस व्यक्ति के पास सीढ़ियां तो खूब हैं, उसके बाद भी दीवार पर नहीं चढ़ सकता।
क्योंकि सीढ़ियों का प्रयोग करना नहीं आया है। आपके हाथ में आरसीएम तो है, दुनिया की जिंदगी बदल सकते हैं, दुनिया को स्वस्थ बना सकते हैं, लेकिन कब? जब आप सही तरीके से इसको इस्तेमाल करना सीख जाएं। करना सीख सकते हैं। और उसके लिए मैं आपको रिकमेंड कर रहा हूँ, एक चैनल है अत्री कंसल्टिंग, जिसको मैं पिछले कुछ समय से मैं इस पर थोड़ा सा कम एक्टिव हूँ, क्योंकि मैं आपके लिए कुछ और डिजाइन कर रहा हूँ, और हो पाया तो इस अप्रैल के एंड तक आपको एक बड़ी न्यूज देने वाला हूँ। पूरी डायरेक्ट सेलिंग में क्रांति लाने वाली और पूरी डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री को हिलाने वाली एक ऐसा टूल हम लॉन्च करने जा रहे हैं। अप्रैल के एंड तक आपको उसकी गुड न्यूज मिल जाएगी, जो आपके बिजनेस को कम से कम 10 टाइम्स मल्टीप्लाई करेगा। यदि आपको जो भी आज मैंने बोला, आपको जो भी चीजें चाहिए, इस चैनल